हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अब बहुत अच्छा से चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीआरएम के क्वेश्चन के बारे में। हम जितना भी आपको सीआरएम का क्वेश्चन करा रखे हैं टेस्ट के रूप में 1 से लेकर के 10 तक ले, प्लस में जितना भी उसमें टैग लाइन था और भी जो इम्पोर्टेंट था टॉपिक, उस सब का जो हम ई बुक फर्स्ट में आपको दिए हुए हैं उस सभी क्वेश्चन आंसर के बारे में आज हम बात करेंगे। और यहाँ सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन देखना है तो सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप वहां से देख के समझ सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है जो एक बार वीडियो को देखे हुए हैं या जो मैं मटेरियल दिया हूँ पीडीएफ उससे अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है। हालांकि आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की बात करने वाले हैं। और एक बात हम आपको बता दें, जो हम आपको पीडीएफ दिए हैं सेकेंड वाला ई बुक पार्ट सेकेंड का, उसमें जो 21 नंबर टेस्ट है उसका जब हम आपको दे रहे थे तो उस टाइम में उसका आंसर प्रिपेयर नहीं था, तो इसीलिए उसका आंसर हम टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। और बार बार मैसेज नहीं कीजिए कि सर मुझे भेज दीजिए, आप वहाँ से ले लीजिए, क्योंकि हम पर्सनल लोगों को कब तक भेजते रहेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से प्लीज़ ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के हम इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, और अगर आप अभी तक रिवीजन नहीं कर रहे हैं, जितना भी हमने मटेरियल आपको पढ़ाया है वीडियो के फॉर्म में वो सब हम एक कलेक्ट फॉर्म में आपको दे दिए हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है। ये रिवीजन का आपका टाइम है। चलिए तो हम आपको दिखा देते आज कौन सा सब्जेक्ट करने वाले, मतलब सीआरएम करने वाले। और इसमें जो भी क्वेश्चन है ये लगभग आपके 200 प्लस क्वेश्चन है, तो मतलब ये सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अच्छे से, ये ठीक है। आपको हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे करा दिए हैं। आज हम बात करेंगे कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के बारे में। आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहेगा तो ये भी करा देंगे, लेकिन पार्ट जो 2 है उससे आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि उसको आना पॉसिबल नहीं है। बात रह गई साइंस की, आप लोग साइंस के लिए मैसेज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, साइंस अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी पहले से कर रहे हैं और पढ़े हुए हैं तो वही साइंस आना है, अलग से नहीं आना है। साइंस के ऊपर मोहर नहीं लगा रहेगा कि ये डीएफसीसीआईएल के एग्जाम के लिए आया है। समझ गए बातों को ना। अगर आपके पास लूसेंट है तो उससे पढ़ लीजिए, एकदम बेस्ट बुक है, उससे ज़्यादा बढ़िया कोई बुक नहीं है। लेकिन अगर मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आप किसी और बुक से पहले से पढ़ रहे तो वो भी अच्छा है, लेकिन आप शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं ना तो लूसेंट पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा कंटेंट है। क्योंकि जो भी छोटा मोटा बुक इधर उधर देखते हैं ना, सब वो लूसेंट से निकल करके ही बना हुआ है, इतना आप जान लीजिए। समझ गए बातों को। तो चलिए देखते आज का हम लोग सीआरएम का क्वेश्चन, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंपनी का टैग लाइन एंड सीओ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आपका पहला है कि यूट्यूब का आपको टैग लाइन पूछा जा रहा था, क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट योर सेल्फ हो जाएगा। ये किस टाइप के साइट है, तो ये वीडियो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2005 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। इसका ऑनर कौन है, तो अल्फ़ाबेट इसका ऑनर है, ठीक है। चलिए आगे भी दिखा देते हैं। देखिए इसका फाउंडर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कौन है, स्टीव चेन एंड जावेद करीम है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जो भी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है वो सब आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार वो पूछा गया था, इसीलिए जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आपका दूसरा है ट्विटर। ट्विटर का टैगलाइन क्या है कि व्हाट हैपन। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो ये 2006 कर लीजिएगा, यहाँ 200 हो गया गलती से, ठीक है। 2006 कर लीजिए, 21 मार्च 2006 हो जाएगा। इसका फाउंडर कौन है, तो जैक डॉर्सी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। मैक्सिमम का जो हेडक्वार्टर है ना ये आपको अमेरिका कैलिफोर्निया में ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका 3 नंबर, किसका पूछ रहा है आपसे, तो फेसबुक का पूछ रहा था। फेसबुक का मतलब जो टैगलाइन में क्या है कि फेसबुक इज ए सोशल यूटिलिटी दैट कनेक्ट यू विथ पीपल अराउंड यू, मतलब आपके जो आसपास के लोग हैं उसको आपके साथ कनेक्ट करता है। दूसरा इसका टैगलाइन क्या है कि इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी, तो मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए और भी दिखा देते। एक नज़र अगर देखा हुआ रहेगा ना तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला क्या है, एक और है इसका, तो इट्स क्विक एंड ईजी है, ठीक है। अगला देखिए कि यानी कि किस टाइप की है, तो ये सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, ठीक है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका फाउंडेशन हुआ था आपका 2004 में हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कैलिफोर्निया में। अगर ज़्यादा डीप में पूछेगा तो ये भी एक बार देख लीजिए, ऐसे कैलिफोर्निया यूएसए में यही पूछा जाता है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड को कवर करता है, ठीक है। और ये भी पूछा जा चुका है कि इसका फाउंडर कौन है, तो यानी कि मार्क जुकरबर्ग इसका फाउंडर है। यही बार बार पूछा जाता है, बाकी सबको नाम नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाता है, मार्क जुकरबर्ग के बारे में ही पूछा जाता है। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका 4 नंबर। क्या कह रहा है 4 नंबर किसका, तो ये क्वेश्चन आपका पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था। एप्पल का टैगलाइन क्या है, तो थिंक डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह से मैं जितना भी लिखा हूँ ये सबको आपको ध्यान से देखना है। अगर आपके पास PDF है तो ये सब आपको एकदम अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो अभी भी आप लेकर के जल्दी जल्दी याद कर लीजिए पूरा।
इसका सीईओ कौन है, तो टिम कुक इसका सीईओ हो जाएगा, ठीक है। और फाउंडर कौन है इसके, तो ये स्टीव जॉब्स इसके फाउंडर है, ठीक है। तो ये आपको सीईओ इस बार के लिए आप याद रख सकते हैं इसका अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपका 5 नंबर, क्या कर रहा है, कंपनी का यानी कि रिलायंस जियो के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके सीईओ कौन है, तो मुकेश अंबानी है, फाउंडर भी कौन है, तो मुकेश अंबानी है, ठीक है। इसका देखिए एक तो इसका टैगलाइन है आपका कि यानी कि जियो इज ए डिजिटल लाइफ, ये भी याद रखिएगा। और दूसरा क्या है कि यानी कि जियो जी भर के, ये दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, तो जो ऑप्शन में रहेगा उसको आपको लगा देना है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2007 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 7 मतलब 6 नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो एयरटेल के बारे में पूछा जा रहा था, इसका स्थापना कब हुआ, तो 1995 में हुआ था। इसका फाउंडर कौन है, तो सुनील भारतीय मित्तल है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इंडिया में है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसका टैगलाइन क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेस योर सेल्फ इसका टैगलाइन है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है कि स्मार्टफोन नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। और 4G फर्स्ट 4G लॉन्च किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला 7 नंबर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गूगल के बारे में। तो टैगलाइन इसका क्या है, डोंट बी इविल, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया कि डू द राइट थिंग्स हो गया, तीसरा हो गया कि ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन। तो गूगल पे ही तो पूरा दुनिया खोदता है सब कुछ, है कि नहीं। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1998 में गूगल का फाउंडेशन हुआ था, ठीक है, मतलब स्थापना हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो लैरी पेज एंड सर्गी ब्रेन के द्वारा किया गया था। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर का है, तो इसका भी कैलिफोर्निया यूएसए में। अगर आपको नाम याद रखना तो ये रख लीजिए, यानी कि गूगल प्लेक्स माउंटेन व्यू है, ठीक है, ये आप रख सकते हैं याद, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट है आपका क्या कि मतलब ये पेरेंट कंपनी कौन है इसका, तो इसका भी पेरेंट कंपनी यानी कि अल्फ़ाबेट ही है, ठीक है। अल्फ़ाबेट की ये सब मतलब कंपनी है, मतलब सब पार्ट है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो सत्य नडेला है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पे है, यानी कि सीईओ है, ठीक है। इसका फाउंडर कौन है, तो बिल गेट्स एंड पॉल एलन इसका फाउंडर है। इसका टैगलाइन क्या है, तो बी व्हाट नेक्स्ट है, ठीक है। ये तो आपको याद रखना ही है। और इसके साथ ये भी याद रख लीजिए कि योर पेशेंस आवर पैसन होगा, ठीक है। योर पोटेंशियल आवर पैसन हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। दोनों आप याद रख लीजिए, ठीक है। जितना कुछ मैं बताता हूँ और दिया हूँ इसको आप अच्छे से देखते और सुनते हैं तो नो डाउट आपको एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी आप मान करके चलिए, जितना मैं इतने दिन से बता रहा हूँ उस सभी को अगर आप फॉलो करते होइएगा तो रियली में आपका कॉन्फिडेंस का लेवल भी ऊपर हो गया होगा और एग्जाम में तो 100% बेनिफिट होगा ही होगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर ओरेकल। देखिए ओरेकल के सीईओ कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि क्लाउड बेस्ड कंपनी है, यानी कि सफरा कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए इसके फाउंडर कौन है, तो लैरी एलिसन है, ठीक है। इसका टैग लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैग लाइन क्या है कि इंटीग्रेटेड क्लाउड एप्लीकेशन एंड प्लेटफॉर्म सर्विस हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्लाउड बेस्ड एक कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो ऑस्टिन टेक्सास में है। कहाँ पे, ऑस्टिन टेक्सास में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अमेजन। देखिए अमेजन के बारे में पूछा जा रहा है, काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है, कंपनी। तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1994 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन यानी कि डीसी में, वाशिंगटन यूएसए में है, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है, मतलब फाउंडर, तो जेफ बेजोस है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना अच्छे से। इसका टैगलाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है इसका टैगलाइन, यानी कि वर्क हार्ड हैव फन मेक हिस्ट्री, ठीक है। आपको याद रखना है कि क्या है कि वर्क हार्ड हैव फन मेक हिस्ट्री। अगला देखिए फ्लिपकार्ट भी इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ उसी का लिखा गया है। आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो आपको गलत फहमी है क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है। इसका टैगलाइन क्या है, देखिए कह रहा है कि यानी कि अब हर विश होगी पूरी, इसका टैगलाइन है, ठीक है। अब अगला इसका टैगलाइन, तो पहला हो गया, दूसरा को क्या है, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, दूसरा हो गया। तीसरा है आपका इसका क्या कि मतलब इसका फाउंडेड कब हुआ था, तो 2007 में हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु इंडिया में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया में है। इसका फाउंडर कौन है, तो सचिन बंसल एंड बिनी बंसल के द्वारा इसका फाउंड किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका मिंत्रा है, ठीक है। ये मतलब शॉपिंग मतलब यहाँ पे मतलब ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, कपड़े के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका टैगलाइन क्या है, देखिए इसका शॉर्ट मतलब छोटा सा टैगलाइन है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, रैम्प इट अप, ठीक है। इसका टैगलाइन है क्योंकि देखिए ये सब याद एग्जैक्ट नहीं रहेगा ना, तब अगर आप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो गलती ये होना है, इतना जान लीजिए। जब तक एग्जैक्ट याद नहीं है ये सब तब तक गलती होने का संभावना पूरा का पूरा रहेगा क्योंकि ये सब में तुक्का नहीं चलता है। अगला देखिए, अगला है आपका क्या कि इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन फैशन स्टोर है। ये ऑनलाइन फैशन स्टोर है और इसका ऑनर कौन है, तो फ्लिपकार्ट है, ठीक है। इसको लंच कब किया था, फ्लिपकार्ट के द्वारा लंच किया गया, तो 2007 में इसको लंच किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका डोमिनोज है। डोमिनोज के नाम सुनते ही आपको पिज़्ज़ा तो जरूर ख्याल आ जाता होगा, है ना। देखिए इसका टैगलाइन क्या है कि गुड एंड गुड फॉर यू है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है कि ये है रेस्टोरेंट का टाइम, ठीक है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1960 में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं फाउंडेशन, लेकिन ये टैगलाइन और ये जरूर याद रखिएगा दोनों, ठीक है। चलिए और बहुत पुराना कंपनी है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जोमेटो है। जोमेटो इंडिया के अंदर अभी एकदम पूरा धमाल मचाया हुआ है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसका टैग लाइन देख लीजिए क्या है कि नेवर हैव ए बैड मील। नेवर हैव ए बैड मील मतलब मेरे पास कभी भी खराब खाना नहीं रहता। अगला है आपका कि एवरी मील्स मैटर। अभी इसका खूब प्रचार भी चलता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, अगला आपका क्या है कि यानी कि शेपिंग द फीचर्स ऑफ फूड है, ठीक है। तो ये आपका ये सब इसका टैगलाइन है तीनों, आपको तीनों याद रखना है। देखिए और आगे क्या लिखा है कि किस टाइप की इंडस्ट्री है, तो ये ऑनलाइन फूड डिलीवर करता है। इसका स्थापना कब हुआ था, 2008 में हुआ था, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन है, तो यानी कि दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा है, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है, दोनों याद रखना है क्योंकि ये अब इंडिया के अंदर अच्छा चल रहा है। हेडक्वार्टर इसका क्या है, तो गुड़गांव हरियाणा में है। तो ये इसके अंदर जो भी पॉइंट लिखा है आपको एक भी मिस नहीं करना है। अगर आपके पास PDF नहीं है तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए तुरंत, अगर PDF है तो खूब मज़े में पढ़िए। अगर अभी तक भी नहीं लिए तो मतलब नीचे आपको मिल जाएगा ऑप्शन, वहाँ से आप ले सकते हैं फटाफट रिवीजन के लिए। देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर है स्विगी है। स्विगी का देखिए टैगलाइन क्या है कि स्विगी करो फिर जो चाहे करो। मतलब कितना अच्छा टैगलाइन है, समझ रहे हैं ना, कि पहले स्विगी कर लो उसके बाद जो चाहे करते रहिए, ठीक है। अगला है आपका मतलब एक तो ये हो गया, दूसरा आपका क्या है कि घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी होना चाहिए, ठीक है। ये भी इसका टैगलाइन है, ठीक है। और ये भी क्या करता है कि मतलब डोर स्टेप फूड को डिलीवर करता है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 2014 में हुआ, ठीक है। और किसके द्वारा, तो राहुल जैमिनी के द्वारा इसका फाउंडेशन किया गया। हालांकि ये सब फाउंडर का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टैगलाइन आपको तीनों का याद, मतलब जो दोनों है दोनों टैगलाइन आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्योंकि इसका ऐड अभी बहुत ज़्यादा चलता है, तो जो मार्केट के अंदर चर्चा में रहता है वही सब क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु इंडिया में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो देखेंगे बैंकिंग से रिलेटेड देखेंगे, तो सबसे पहले इसमें बैंकिंग में हम लोग SBI का देखेंगे। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इसका टैगलाइन क्या है, तो जब बहुत सारे बैंक SBI में मर्ज हो गया उसका बाद इसका टैगलाइन हो गया कि बड़े बैंक का बड़े फायदा। मतलब अब सब मर्ज हो गया तो बड़ा हो गया ना, तो बड़े बैंक का बड़े फायदा। हालांकि अगर आपसे पुराना वाला पूछ ले तो मैं थोड़ा सा पुराना वाला भी बता देता हूँ, एक नज़र देख लीजिए आप। देखिए आपका पहला क्या है कि प्योर बैंकिंग नथिंग इल्स, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, इसे पुराना वाला है, विथ यू ऑल द वे, दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया, ए बैंक ऑफ द कॉमन मैन, तीसरा हो गया। चौथा क्या हो गया, यानी कि द बैंकर टू एवरी इंडियंस। और पांचवा आपका हो जाएगा क्या, द नेशंस बैंक ऑन अस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसको एक झलक देख लीजिए, ठीक है, लेकिन इसको आपको अच्छे से याद रखना है। किसको, इसको आपको खूब अच्छे से याद रखना है कि यानी कि बड़ा बैंक का बड़ा फायदा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, क्या करा है, PNB। देखिए PNB का आपको टैगलाइन याद रखना है, ए नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है। और इसका मतलब फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1894 में हुआ था। और किसके द्वारा, तो लाला लाजपत राय के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसको आपको याद रखना है अच्छे से। हेडक्वार्टर का है, तो न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है। अगला देखिए फोन पे कहा, ये जो मतलब फाउंडर जो है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका टैगलाइन क्या है, तो स्मॉल डॉग लाइव लार्ज होता है, इसका मतलब टैगलाइन है। और फाउंडर कौन है, तो समीर निगम है, समीर निगम इसका फाउंडर है, ठीक है। अभी CEO भी यही है, ठीक है। और राहुल चाड़ी जो है ये क्या है, तो मतलब को फाउंडर है, इसके फोन पे के को फाउंडर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला है 19 नंबर पेटीएम, ठीक है। देखते हैं ना कि मतलब आता है आपको ऐड कि पेटीएम करो, ठीक है। तो इसका टैगलाइन क्या है कि सिंपल एंड इनक्रेडिबल है, मतलब अच्छा है और सिंपल है। उसके बाद क्या है, पेटीएम करो, इसका दोनों टैगलाइन है, ठीक है। अगला है आपका मतलब इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 2010 में। और किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो विजय शेखर के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश नोएडा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि LIC के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया है, ठीक है। तो इसका टैगलाइन क्या है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इसका टैगलाइन इंपॉर्टेंट है। इसका फाउंडेशन पूछा गया है एग्जाम में कि कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था LIC की स्थापना। और ये सब कंपनियां भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि प्राइवेट लेकर के और सरकारी को लेकर के, ठीक है, इसकी वजह से चर्चा में रहा है, तो आपको याद रखना है। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई इंडिया में है। अब जो हम पीछे जो आपको पूरा 20 तक कराए हैं, इसका सब कुछ इंपॉर्टेंट था। अब जो हम आगे आपको 10-15 कराएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे, टैगलाइन देखेंगे, क्योंकि इस सब कंपनी का हमें CEO और स्थापना याद मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए पूछने के लिए तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर पढ़ाने के दौरान जो चीज़ें एक्सपेक्टेड ज़्यादा लगता है उसी का डिटेल दिया जाता है ना। तो मुझे जो अच्छा एक्सपेक्टेड लगा वो सब मैंने आपको 20 करा दिया उधर। अब जो कराऊंगा इसमें मुझे सिर्फ इसका टैगलाइन अच्छा लगा है कि मतलब चांसेस है पूछे जाने का, तो सिर्फ टैगलाइन करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपका प्रोडक्ट या ब्रांड के नेम यहाँ पे होगा, तो जैसे कि डी बियर्स है, ठीक है। तो डी बियर्स का टैगलाइन क्या है, तो डायमंड्स फॉर, यानी कि डायमंड्स आर फॉर रिवर, मतलब डी बियर्स जो है डायमंड का एक बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है। तो इसका टैगलाइन क्या है कि डायमंड आर फॉर रिवर हो गया। दूसरा आपका टोयोटा, मतलब ये व्हीकल का कंपनी, तो इसका टैगलाइन क्या है कि लेट्स गो प्लेस हो जाएगा। तीसरा आपका है वालमार्ट हो गया, तो वालमार्ट का मतलब टैगलाइन क्या है कि सेव मनी लाइफ बेटर है, ठीक है, इसका टैगलाइन है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे आपका 24 नंबर से जैसे एडिडास का क्या है टैगलाइन, तो इम्पॉसिबल इज नथिंग। ये सब इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, आपको याद रखना है। एडिडास का आपको फाउंडर पूछे जाने का चांस बहुत कम है, न के बराबर है, ठीक है। तो क्यों लिखे उसको, लेकिन टैगलाइन जो है इसका संभावना ज़्यादा बनता है, क्योंकि ये सब चर्चा में रहता है ऐड के माध्यम से, या मतलब कंपनी प्रमोट होते रहता है उसके माध्यम से, ठीक है। 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यानी कि फोर्ड एक मतलब व्हीकल का कंपनी है, तो ये मतलब इसका टैगलाइन क्या है कि यानी कि गो फर्दर। अगला देखिए स्प्राइट का टैगलाइन क्या है कि ऑवे योर थ्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है कि यानी कि किट कैट है, तो इसका मतलब टैगलाइन क्या है कि हैव ए ब्रेक हैव ए किट कैट। चलिए अगला देखते हैं अब हम लोग। देखिए इसमें हम सिर्फ आपको मतलब शॉर्ट में करा रहे हैं, अगर आपको डिटेल देखना है तो प्लेलिस्ट में वो भी अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको रिवीजन के लिए रखना है तो वो भी अवेलेबल है, मतलब मैं अपने तरफ से आपके लिए सब कुछ कर रखा हूँ। अब सिर्फ किसका बारी है, तो आपका बारी है। जितना रिवीजन कर लीजिएगा उतना बेटर एग्जाम में परफॉर्म कर पाइएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में सब मटेरियल जो हम आपको 10 दिन 15 दिन पहले से जो प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं, जितने लोग रिवीजन कर रहे हैं, नो डाउट आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप विश्वास रखिए बस, ठीक है। और मेहनत करते जाइए, जितना मिलता है उतना पढ़िए, लेकिन हम भी दिए हैं वो भी पढ़िए, हम भी अच्छा कंटेंट निकाल के आपको दिए। हम आपको ये नहीं करें कि और कहीं से नहीं पढ़िए, आपको जितना मिल जाता है, जहाँ जहाँ इच्छा है सब जगह से पढ़िए, लेकिन हम जो दिए हैं हमारे अकॉर्डिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़िए। चलिए अगला देखिए। अगला आपका 29 नंबर क्या कह रहा है कि ब्रांड और प्रोडक्ट नेम यानी कि हार्ली डेविल्सन का पूछा जा रहा था। इसका टैगलाइन क्या है कि ऑल फॉर फ्रीडम एंड फ्रीडम फॉर ऑल, इसका टैगलाइन है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका कि मास्टर कार्ड का पूछा जा रहा था। मास्टर कार्ड का क्या होगा कि देयर आर सम थिंग्स समथिंग मनी कैन नॉट बाई फॉर एवरीथिंग एल्स देयर आर मास्टर कार्ड, ठीक है। तो ये आपका टैगलाइन है, मतलब आपको देख के ही पता लग जाएगा, एक दो बार पढ़े रहिएगा था। अगला आपका आई मिक्स है, तो इसका टैगलाइन क्या है कि थिंक बिग, ठीक है। तो आपको याद रखना, देख रहे हैं छोटा सा टैगलाइन है, पिछले बार भी छोटा पूछा गया था। रेड बुल का क्या है, तो रेड बुल गिव्स यू विंग्स, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना। अगला आपका कि बर्गर किंग, इसका टैगलाइन क्या है कि हैव इट योर वे। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका हो जाएगा क्या 34 नंबर है कि यानी कि कोका कोला, इसका टैगलाइन क्या है कि ओपन हैप्पीनेस, मतलब इसको आप खोलते ही आप खुश हो जाते हैं, ऐसा इसका कहना है, ठीक है। लेवाइस का क्या है, तो इसका टैगलाइन है कि क्वालिटी नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल, मतलब क्वालिटी हमेशा रहना चाहिए। अगला आपका क्या है कि जिलेट का क्या है टैगलाइन, द बेस्ट ए मैन कैन गेट, ठीक है। अगला है आपका नाइकी का क्या है कि जस्ट डू, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। कैसा इंपॉर्टेंट है आपको याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए। अगला अब आ गया दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म, जितना भी CRM के अंदर इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो सब कलेक्शन है, और मैं सब आपको करा रहा हूँ। आपको अच्छे से देखना है, रिवीजन भी करना है, सब कुछ करना है और सिलेक्शन भी लेना है, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन होगा तभी ना अच्छा लगेगा, समझ रहे हैं ना बातों को, तभी तो आप हमको फ़ोन कीजिएगा। किस लिए आपको नंबर दिए हैं, इसलिए नहीं दिए हैं कि खाली मैसेज करने के लिए, सिलेक्शन लेकर के फ़ोन करने के लिए कि सर मेरा हो गया। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका कि CRM कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट, ठीक है। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट हो जाएगा। B2B का मतलब क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा, और B2C का मतलब क्या हो जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। देखिए ये कंज्यूमर रहेगा तो ठीक है, कंज्यूमर नहीं, फर्स्ट आपको चॉइस कंज्यूमर पे देना है। कंज्यूमर नहीं रहेगा तो कस्टमर भी हो सकता है, ठीक है, बात समझ गए ना। तो आपको पहला जो है ये कंज्यूमर पे ही आपको जाना है। अगला देखिए। अगला है B2G यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि C2B है, मतलब क्या हो जाएगा, कंज्यूमर टू बिजनेस हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। और यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था पिछले बार। देखिए SaaS का फुल फॉर्म पूछा गया था ना, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। तो ये इस बार तो मतलब इसी टाइप का मतलब सब हम यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, तो इस सबसे आपको बेनिफिट होगा। यानी कि W3 और C, तो देखिए यहाँ पे 3 गो W का मतलब तो आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और C का मतलब क्या होता है, तो कंसोर्टियम होता है। ये आपको याद रखना अच्छे से, इसी की जगह घुमाता फिराता है, ये तीनों सेम देगा आपको, ठीक है। और इसी के जगह आपको कुछ से कुछ कन्फ्यूज करेगा, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। यानी कि WAM इसका क्या मतलब होता है कि वर्ड ऑफ माउथ होता है। क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ। यानी कि CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट होता है। क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट होता है। यहाँ पे SQL है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा कर लीजिएगा, देखिए कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। SQL है तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है। ये सबको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका क्या कि SCM है, मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो जाएगा। अगला आपका क्या है कि यानी कि SCBS है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्वीडिश कस्टमर सेटिस्फेक्शन बैरोमीटर। देखिए जब ये आपको याद नहीं रहेगा तो टिक आप लगा पाइएगा नहीं ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको बार बार देखना है। ये सब क्वेश्चन जो है ना एक ही बार देखिएगा तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आपको 3-4 बार देखना चाहिए। स्वीडिश कस्टमर सेटिस्फेक्शन बैरोमीटर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है
शॉर्ट, तो इसका क्या होता है, तो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट होता है। क्या होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट होता है। और इसका क्या होता है, IAAS का, इसका होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। SLA का क्या होता है कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अगला आपका कि SDL, इसका क्या होता है कि सर्विस डोमिनेंट लॉजिक होता है, सर्विस डोमिनेंट लॉजिक होता है। अगला क्या आपका कि SLM है, मतलब सर्विस लेवल मैनेजमेंट, सर्विस लेवल मैनेजमेंट। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका कि आइडा। देखिए यहाँ पे जो अट्रैक्शन हो गया ना, यहाँ पे अटेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आप क्या कर लीजिएगा, अटेंशन कर लीजिएगा। अटेंशन के बाद देखिए, अब देखिए ये चीज़ एक्चुअली ना पिछले बार भी जब हम बता रहे थे, एक्चुअली पिछले बार वाला ही PDF है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो इन सब चीज़ों को सही कर लेना, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता हो गया, वो इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो ठीक है। और मैं कई जगह बाद में सही भी पढ़ा रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे टाइप हो गया था गलत एक्चुअली, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना, अटेंशन कर लेना, अटेंशन। और ये सही है अवेयरनेस, इसको अटेंशन अवेयरनेस दोनों बोलते हैं। जब हम फनल सिस्टम पढ़ाए थे तो वहाँ बताए थे आपको। उसके बाद हो जाएगा आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, डिजायर हो जाएगा, और उसके बाद एक्शन हो जाएगा। अगला है आपका कि ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगला है आपका कि RAF मतलब क्या, रिकमेंडेड ए फ्रेंड स्कीम हो जाएगा, रिकमेंडेड ए फ्रेंड स्कीम। जैसे कि आप अपने दोस्त लोग को भेजते हैं ना, बोलते हैं कि दोस्त इसको थोड़ा डाउनलोड कर लीजिए, हमें थोड़ा मिल जाएगा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही सिस्टम है ये। अगला देखिए, अगला है आपका कि SMM मतलब इसका क्या मतलब होता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगला है आपका कि RFP मतलब रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल हो जाएगा, रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपका कि CLV मतलब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हो जाएगा, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इसका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, देखिए आपका आगे हो जाएगा SFA हो जाएगा, यानी कि सेल्स फोर्स ऑटोमेशन हो जाएगा। SA का मतलब क्या होता है, सर्विस ऑटोमेशन होता है। अगला है आपका कि REM, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी होता है, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी। आप में से बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर मुझे आप प्रीवियस ईयर करा दीजिए, लेकिन आप लोग प्ले लिस्ट को चेक नहीं करते। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर ही कराए हैं और एकदम डिटेल में कराए हैं, उसके बाद आगे टेस्ट लेकर के आए हैं। आप लोग चेक नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं चेक करें, चेक कीजिए, सब कुछ है प्ले लिस्ट के अंदर। हम मैसेज करते रहते कि सर प्रीवियस ईयर कब करा दिए, कब करा, सब कुछ कराया हुआ है, पहले आप एक बार चेक तो करिए। अगला देखिए, अगला है आपका कि PSS मतलब क्या, प्रोडक्ट सर्विस सिस्टम हो जाएगा, प्रोडक्ट सर्विस सिस्टम हो जाएगा। अगला है आपका कि BR मतलब बाउंस रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BR का मतलब बाउंस रेट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका कि POT का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक हो जाएगा। अगला है आपका कि CMO मतलब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो जाएगा। क्या होगा, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। अगला है आपका कि CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो जाएगा। अगला है आपका कि UV यानी कि यूनिक व्यूअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिक व्यूअर हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं, अगला है आपका कि PPC का मतलब क्या होता है कि पे पर क्लिक होता है। क्या होता है, पे पर क्लिक होता है। अगला है आपका कि P2P इसका मतलब होता है पीयर टू पीयर सेल्फ सर्विस होता है, पीयर टू पीयर सेल्फ सर्विस। अगला है आपका कि COS, इसका मतलब होता है कॉन्टैक्ट ऑप्टिमाइज सिस्टम, ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम, कॉन्टैक्ट ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम होता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपका कि CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक होता है, कॉस्ट पर क्लिक होता है। CPL इसका मतलब होता है कि कॉस्ट पर लीड होता है, कॉस्ट पर लीड होता है। अगला है आपका कि CPA होता है, इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर एक्शन होता है, इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर एक्शन होता है। अगला देखिए, अगला है आपका कि पास, PASS, पास का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। अगला है आपका कि OTP का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका UX का मतलब क्या होता है कि यूजर एक्सपीरियंस होता है, और CX का मतलब क्या होता है कि कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। OECD का क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। अगला है आपका कि ODS, इसका क्या होता है कि ऑपरेशनल डाटा स्टोर होता है, ऑपरेशनल डाटा स्टोर होता है। अगला है आपका कि OLAP, इसका क्या होता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए आपका आगे क्या है कि NBA, इसका मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट बेस्ट एक्शन होता है। क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट एक्शन होता है। अगला आपका कि NBO, इसका मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑफर होता है। तो इस सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, आपको एक बार पढ़े रहिएगा तो सब कुछ आपको याद आ जाएगा जस्ट, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, GIT जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि GIT का क्या मतलब है, जस्ट इन टाइम, ये एक जैपनीज प्रोसेस है, ठीक है। अगला आपका कि KAM, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म की अकाउंट मैनेजमेंट होता है। क्या होता है, की अकाउंट मैनेजमेंट होता है। देखिए जो सबसे हम ऊपर में दिए थे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना नीचे जाते जा रहे हैं उतना इंपोर्टेंट का मतलब लेवल जो है वो कम होते जा रहा है। समझ गए बातों को, इसी रेंज में हम आपको मतलब इसमें सजा कर दिए हुए।
अगला आपका KPI, हालांकि पूछा कहीं से भी जा सकता है, मतलब सबको आपको अच्छे से देखना है। KPI मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो जाएगा, और MA का मतलब हो जाएगा मार्केटिंग ऑटोमेशन हो जाएगा। IMP का मतलब क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एंड परचेजिंग हो जाएगा, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एंड परचेजिंग हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका कि IVR, इसका मतलब क्या होता है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है। अगला है आपका कि CIV, कस्टमर इन्फ्लुएंस वैल्यू, कस्टमर इन्फ्लुएंस वैल्यू हो जाएगा। अगला है आपका कि ISIC, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन होता है। अगला आपका कि GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला है आपका कि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा कि यानी कि APK, इसका मतलब होता है एंड्रॉयड पैकेजिंग होता है। क्या होता है, एंड्रॉयड पैकेजिंग होता है। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका कि IDIC मॉडल, IDIC मॉडल इसका क्या होता है, आइडेंटिफाई डिफ्रेंशिएट इंटरेक्ट कस्टमाइज होता है। क्या होता है, आइडेंटिफाई डिफ्रेंशिएट इंटरेक्ट कस्टमाइज होता है। अगला है आपका कि SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका कि GA, इसका मतलब क्या होता है कि गूगल एनालिटिकल होता है। क्या होता है, गूगल एनालिटिकल। अगला आपका कि FCR, इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट कॉल रिएक्शन होता है, रिजोल्यूशन, फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन होता है। क्या होता है, फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन होता है। अगला आपका कि ERP, इसका मतलब क्या होता है, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग होता है, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग होगा। अगला है आपका कि ERMS, इसका मतलब क्या होता है, ईमेल रिस्पॉन्स मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, ईमेल रिस्पॉन्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अगला आपका क्या है कि CRR, इसका मतलब क्या होता है कि कस्टमर रिटेंशन रेट होता है। क्या होता है, कस्टमर रिटेंशन रेट होता है। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका कि कस्टमर यानी कि सेल्फ सर्विस, यानी कि CSS का मतलब क्या होता है, कस्टमर सेल्फ सर्विस होता है। क्या होता है, कस्टमर सेल्फ सर्विस होता है। अगला आपका कि DAA मतलब डिजिटल एनालिटिकल एसोसिएशन होता है। क्या होता है, डिजिटल एनालिटिकल एसोसिएशन होता है। अगला आपका कि DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अगला आपका कि CLV, इसका मतलब क्या होता है कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता है। क्या होता है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता है। अगला आपका कि CPA, इसका मतलब क्या होता है, कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस होता है, कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस होता है। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, पार्ट नंबर 1 जो है ई बुक, इसका तो चलिए हम मैराथन भी करा रहे, आपके पास PDF है तो उससे भी रिवीजन करते रहिए, ठीक है, अच्छे से, एकदम अच्छे से करना है अगर आप ले लिए हैं तब, ठीक है। अगर नहीं लिए हैं तो अभी भी टाइम है, आप फटाफट ले करके रिवीजन 3 बार 4 बार कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में देखिए, PDF से पढ़ने से आपको फायदा क्या होगा, ऐसे मैराथन तो आप देख ही रहे, उसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि एग्जाम से 2 दिन पहले आप सिर्फ उस क्वेश्चन को देख पाइएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसके ऊपर एक बार आप निगाह डाल पाइएगा, ठीक है। और जितने लोग अभी जो मैं सॉल्यूशन के देखिए, और ई बुक जो पार्ट 2 है इसका तो आपको मैराथन भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं बचेगा। तो जब तक मैं एक इधर करा रहा हूँ तब तक दोबारा आप उधर से उसको 2 बार रीड कर जाइए सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि मेरा मकसद उसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का एक ही था कि आप लोग उसे खुद से रीड कीजिए और धारा प्रवाह अपना देख लीजिए, उसको अच्छे से, जो पॉइंट लगता है आपको याद रखने वाला है उस सब पॉइंट को याद रख लिए। हालांकि उसमें वही पॉइंट लिखा गया जो आपको याद होना चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले, उतना ही लिखा गया। ऐसा नहीं कि पैराग्राफ किसी का नहीं लिखा गया, वहाँ पे सिर्फ टू द पॉइंट लिखा गया, क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन है और वहाँ पे आंसर दे करके टू द पॉइंट लिखा गया है। तो ये सब देखिए, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो इसको लूज मतलब थोड़ा सा भी लॉस नहीं करिए इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। जहाँ तक भी लगता है 0% भी, हम तो बोलेंगे आपको कि 0.1% भी रिस्क नहीं लेना है, जितना मेहनत कर सकते हैं ना करिए, ठीक है। आराम से जब एग्जाम हो जाएगा ना तो आराम से 4 दिन खूब बैठिएगा, खाइए पीजिएगा, सोइएगा, घूमिएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन अभी कुछ मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। चलिए अगला देखिए पॉइंट क्या है कि CRS, इसका मतलब क्या होता है, कस्टमर रेफरल स्कीम होता है। क्या होता है, कस्टमर रेफरल स्कीम होता है। अगला आपका कि CPA, इसका मतलब क्या होता है, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस होता है। क्या होता है, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि CCM का मतलब क्या आता है कि कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट होता है। क्या होता है, कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। अगला है आपका कि स्मार्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होता है, ठीक है। क्या होता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड होता है। अगला देखिए, अगला आपका कि CMAID, तो इसका क्या होता है कि ची स्क्वायर ऑटोमेटिक इंटरेक्शन डिटेक्शन होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि लाग का क्या होता है कि यानी कि लिसन एक्नॉलेज एक्सेस रिस्पॉन्स कन्फर्म होता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, लिसन एक्नॉलेज एक्सेस रिस्पॉन्स एंड कन्फर्म। तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है ना कोई कस्टमर को, तो सबसे पहले बात कोई कंपनी सुनता है, उसके बाद में उसके ऊपर एक्नॉलेज करता है, मतलब उसको जांच करता है, उसके बाद उसके ऊपर मतलब एक्सेस जो भी उसका प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन देता है, उसके बाद फिर कस्टमर से मतलब कस्टमर को रिस्पॉन्स करता है और उसके बाद उसे कन्फर्मेशन भी मांगता है। तो ये सब तो हम आपको मतलब बहुत अच्छे से जो लेक्चर दिए हैं उसमें पढ़ा रखे हैं। अभी मेरा मोटिव है कि हम एक झलक आपको सिर्फ दिखा दें।
अगला देखिए, अगला आपका कि कार्ट है। कार्ट का क्या होता है? क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री होता है, ठीक है। अगला आपका कि CTOR है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्लिक टू ओपन डेट्स होता है। क्या होता है? क्लिक टू ओपन डेट्स होता है। अगला आपका कि CLM, इसका मतलब होता है क्लोज लूप मार्केटिंग होता है। क्या होता है? क्लोज लूप मार्केटिंग होता है। अगला आपका कि COPC, तो इसका क्या होता है? तो कस्टमर ऑपरेशन परफॉर्मेंस सेंटर, कस्टमर ऑपरेशन परफॉर्मेंस सेंटर होता है, ठीक है। ABC का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है, ठीक है। चलिए अगला भी देख लीजिए। अगला है आपका कि ACSI का मतलब क्या होता है? कि अमेरिकन कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स होता है। क्या होता है? अमेरिकन कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स होता है। अगला देखिए, अगला आपका कि ASP, इसका मतलब होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। अगला आपका कि ACD, इसका मतलब होता है ऑटोमेटेड कॉल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑटोमेटेड कॉल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए अगला भी दिखा देते हैं आपको, देखिए। अगला आपका AI है, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। अगला आपका कि BOM, इसका मतलब होता है बिल ऑफ मटेरियल होता है, ये परचेजिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगला आपका कि BPO, इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस यानी कि आउटसोर्सिंग होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। अगला आपका कि BRU, इसका मतलब होता है बिजनेस रिकवरी यूनिट होता है, बिजनेस रिकवरी यूनिट होता है। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका थोड़ा ही सा और बचा हुआ है, लेकिन सब इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी मर्जी तो आप ही का है, क्योंकि आप इतना दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी आपको जम के पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगला देखिए कि CAO, इसका मतलब क्या होता है? कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यानी कि ऑफिसर, और मतलब और इसका दूसरा भी मीनिंग होता है कि चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर होता है। तो दोनों में से आपको कोई भी एक मिल जाएगा। अगला आपका कि CAPM, तो इसका क्या होता है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है। क्या होता है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अगला आपका कि CEO का मतलब क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है। अगला होता है आपका कि CIS होता है। क्या होता है? चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। अगला आपका कि CMA, इसका मतलब होता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट होता है। क्या होता है? सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि COC, इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट होता है, या तो फिर दूसरा भी होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होता है। अगला आपका कि COD, इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डेबिट या कैश ऑन डिलीवरी। तो ये तो आप लोग खूब यूज करते हैं सामान मंगाने में, है ना। अगला देखिए, अगला आपका कि CSR, इसका मतलब क्या होता है? कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, मतलब फुल फॉर्म है कि CRM, मतलब कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, ये दोबारा आ गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका कि CTA, इसका मतलब कॉल टू एक्शन होता है। अगला आपका कि CTO, इसका मतलब क्या होता है? कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर होता है। अगला आपका कि CKM, इसका मतलब क्या होता है? कस्टमर नॉलेज मैनेजमेंट होता है, कस्टमर नॉलेज मैनेजमेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे क्या है कि यानी कि DMA, तो इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मार्केट एसेस होता है। क्या होता है? डायरेक्ट मार्केट एसेस होता है। अगला आपका कि CSR, इसका मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगला है आपका कि ERP, इसका मतलब होता है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग होता है। अगला है आपका क्या कि ETA, इसका मतलब होता है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल होता है। और अगला आपका कि HR, इसका मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स होता है। क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स होता है। अगला चलिए देखिए, अगला आपका कि HRD, इसका मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगला आपका कि ICB का मतलब होता है इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन बेंचमार्क होता है। क्या होता है? इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन बेंचमार्क। अगला आपका कि IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, ठीक है। आप पीछे वाला वीडियो के जो ये मैं पढ़ाया हूँ ना, वहाँ पे जा करके आप नीचे में देखिएगा। एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि सर ये नहीं होगा, इसका दूसरा कुछ होगा। मैंने उनको कमेंट का रिप्लाई भी किया कि देखिए एक्चुअली हम जो पढ़ा रहे हैं आपको इकोनॉमी मार्केटिंग और CRM, उसके अंदर इसका फुल फॉर्म यही होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन यहाँ पे IPO, इसका इंजीनियरिंग में अलग फुल फॉर्म होता है, मेडिकल में अलग होता है, लेकिन हमारा प्रोस्पेक्टिव है यहाँ पे CRM के अंदर क्या होता है, तो CRM के अंदर यही चीज़ होता है, ठीक है। तो आप लोग भी मतलब इस बात से घबराइएगा नहीं, क्योंकि CRM के अंदर यही होता है। चलिए अब हम लोग जो देखेंगे ये टेस्ट का क्वेश्चन देखेंगे, जितना 1 से लेकर के 10 तक टेस्ट है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। देखिए अब हम लोग बात करेंगे CRM के टेस्ट नंबर 1 के बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि क्रॉस सेलिंग मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, सेल मोर प्रोडक्ट टू एग्जिस्टिंग कस्टमर, इसका आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों मैं एक बात आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ कि अगर अभी तक आप रिविजन नहीं कर रहे, जो मैं मटेरियल दिया हूँ आपको, तो आपको करना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें
बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है और बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन सब देखा हुआ रहेगा ना अच्छे से, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको जिसका आपको कंसेप्ट अच्छा से नहीं भी पता रहेगा, तभी भी आप एग्जाम में सही कर लीजिएगा। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को फोर्स करता हूँ कि रिवीजन कीजिए। मैं इतने अच्छे से मटेरियल बना के दिया हूँ, इसका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप इन सीआरएम मॉडल। तो बेसिक स्टेप क्या होता है सीआरएम मॉडल के अंदर, तो आपका ऑप्शन बी हो जाता है आइडेंटिफाइंग होता है। क्या होता है? आइडेंटिफाइंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका मतलब 3 नंबर क्या कर रहा है कि इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस मीन्स। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, सेंट्रलाइज वेयर हाउस डेट सर्विस द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अबाउट। तो इसकी में क्या होता है? तो इसमें एक्वायरिंग भी होता है, इंस्टीट्यूटिंग भी होता है बेस्ट प्रोसेस का, और मोटिवेटिंग एम्प्लॉय भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपको डिटेल देखना है तो प्लेलिस्ट में सबका सॉल्यूशन दिया गया है, हम इसमें सिर्फ आपके साथ क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेटवर्क डेवलपमेंट। तो इसमें से कौन है जो नेटवर्क डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है? तो सप्लायर है आपका, मैन्युफैक्चरर भी है और पोस्ट सेल भी है, लेकिन ये पोजीशनिंग जो है ये नहीं है। ठीक है, मतलब प्रस्ताव ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपका है 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ई सी आर एम कैपेबिलिटी इंडेक्स प्रोवाइड। तो क्या प्रोवाइड करता है? तो आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि बेंच मार्क फॉर क्रॉस कंपनी कंपेरिजन। ठीक है, मतलब जैसे कि बेंचमार्क मतलब एक लेबल होता है कंपनी के अंदर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7 है क्या कह रहा है कि देयर आर बेसिकली कितने टाइप के सीआरएम होता है? तो 4 टाइप के सीआरएम होता है, और कौन कौन होता है वो आगे क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा आपको। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि B2C मीन्स क्या होता है कि बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है क्या कह रहा है कि मेटा डेटा का मतलब क्या होता है कि मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा स्टोर इन डाटा वेयर हाउस। मतलब डाटा वेयर हाउस के अंदर जो डाटा स्टोर है उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन ये बताता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्या कर रहा है कि सीआरएम टेक्नोलॉजी हेल्प्स। तो मतलब किस किस में हेल्प करता है? तो ये आपका ऑप्शन मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका सभी सही है। ठीक है, जैसे कि डिजाइन डायरेक्ट मार्केटिंग इफेक्ट हो जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी भी सही कि डेवलपिंग न्यू प्राइसिंग मॉडल, ये भी सही है। ठीक है, आगे भी हम आपको दिखाते हैं, वेट कीजिए। देखिए ऑप्शन सी भी चाहिए सही है, क्या बोलते हैं कि प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन फास्टर हो जाता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी मार्केटिंग सीआरएम के अंदर इस सब के अंदर अगर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव है, तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि वही सही होगा, क्योंकि इसमें रिलेवेंट डाटा पूछा जाता है। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका कि डैश यानी कि डैश एग्जर्ट द ब्रॉडेस्ट एंड डीपेस्ट इन्फ्लुएंस बाई बाइंग बिहेवियर। ठीक है, तो बाइंग बिहेवियर को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कल्चर फैक्टर करता है। कल्चर फैक्टर जो होता है किसी भी पर्सन के बाइंग बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अमेजन का आपका टैगलाइन पूछा जा रहा है। ठीक है, टैगलाइन हम आपको पीछे पूरा अच्छा से कराए हैं, तो उसी में से जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अमेजन का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वर्क हार्ड हैव फन और मेक हिस्ट्री, इसका क्या हो जाएगा? टैगलाइन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब टेस्ट नंबर आपका 2 आ गया। तो देखिए 2 नंबर टेस्ट में क्या कर रहा है कि इन सीआरएम सिस्टम रिटेंशन डेट कितना है? तो 50% है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो चर्न डेट पूछा जा रहा है, तो वो भी कितना होगा? 50% होगा। देखिए आपको हम क्या बताए थे कि रिटेंशन डेट और सर्वाइवल डेट दोनों एक ही होता है। ठीक है, ये दोनों सेम होता है, लेकिन यहाँ पे चर्न डेट जो होता है ये अलग होता है। तो ये कितना होता है? तो देखिए इसको जोड़ लीजिए आप। देखिए जैसे कि रिटेंशन डेट हो गया, ठीक है, या मतलब इसके जगह पे आप सर्वाइवल डेट भी बोल सकते हैं, और प्लस में चर्न डेट कर लीजिएगा। तो ये वैल्यू में कितना आता है? यहाँ मेरा पेन नहीं चला, मैं नीचे लिख रहा हूँ। वैल्यू में 1 होता है, अगर परसेंटेज में पूछ ले तो 100% होता है। समझ गया बातों को? तो ये देखिए यही आपको दिया हुआ था यहाँ पे रिटेंशन 50, तो ये भी कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्या कह रहा है कि डैश यूज, मतलब हम पहले ही इसका आंसर बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा, डेटा माइनिंग यूज सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल एंड एस्टेटिकल टेक्निक सच एज न्यूट्रल नेटवर्किंग एंड क्लस्टर एनालिसिस। ठीक है, डेटा माइनिंग का मतलब एक पार्ट होता है डेटा वेयर हाउस का। ठीक है, डेटा माइनिंग होता है, ये सब हम आपको डिटेल में बता चुके हैं लेक्चर के अंदर। चलिए मतलब मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिख के आप लोगों के 3 महीने से करा रहा हूँ। जितने लोग अगर फॉलो कर रहे हैं ना शुरू से, उनको तब ये पढ़ के मज़ा आ रहा होगा एकदम। ये मैं रियली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। चलिए देखिए 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है
कि परसेंटेज और नंबर ऑफ कस्टमर हु मूव फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल इन ए बाइंग डिसीजन प्रोसेस इज इक्वल, तो उसको क्या बोलते थे, कन्वर्जन रेट बोलते हैं। जैसे कि हम आपको फनल सिस्टम बताए थे ना, तो जैसे अवेयरनेस होता है, उसके बाद क्या मतलब इंटरेस्ट हो जाता है, फिर उसका डिजायर होता है, फिर एक्शन होता है, तो ये क्या होता है, नेक्स्ट लेवल में कन्वर्ट होते जा रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन लेवल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 4 नंबर क्या कह रहा है कि ये पर्सन डैश डैश, इसमें डैश में क्या हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा रेफरल ग्रुप। ये पर्सन यानी कि ये पर्सन रेफरल ग्रुप आर all the groups that have a direct or indirect influence by their attitude और behavior, मतलब इसका एटीट्यूड और बिहेवियर जैसा रहेगा उससे इन्फ्लुएंस होते रहेगा एक ग्रुप ऑफ रेफरेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्या कह रहा है कि CRM वैल्यू चेन मॉडल वाज प्रपोज, तो किसके द्वारा प्रपोज किया गया, तो ये बटल के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे नाम है तो इसको हिंदी इंग्लिश लिख के क्या करेंगे, तो इसीलिए मैं नहीं लिखा हूँ। ठीक है, बटल हो जाएगा। चलिए देखिए अगला देखिए। अगला कह रहा है कि एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी जो है किसके एग्जाम्पल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे कि मान लीजिए LIC कंपनी, तो आप बिजनेस कराते हैं, तो मतलब जैसे इंश्योरेंस कराते हैं तो क्या होता है, वो तो अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन आप क्या करें इंश्योरेंस, तो आप तो कंज्यूमर हो गए ना या टेकर हो गए ना, समझ गए। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे देख रहे हैं पहले बी होना चाहिए सी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, B2C हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्या कर रहा है कि CRM प्रोग्राम इन्वॉल्व, तो क्या क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि मार्केट ऑटोमेशन भी होता है। ऑप्शन बी में क्या है कि सेल्स फॉर ऑटोमेशन भी होता है। अगला भी हम आपको दिखाते हैं, देखिए अगला आपका कि कस्टमर सर्विस भी होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में एक में 3 क्वेश्चन कवर हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कस्टमर टच पॉइंट मीन्स, तो कस्टमर टच पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाए कि यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन विथ द कस्टमर, और आपका सी नंबर में क्या है कि पॉइंट ऑफ आफ्टर द सेल्स। जैसे कि इंटरेक्शन का मतलब क्या है, जितना भी आपको कंपनी एक ऐसा फैसिलिटी दे रहा है जिसके वजह से आप कंपनी के साथ जुड़े जा रहे हैं दिल से, तो वही सब क्या होता है कि टच पॉइंट होता है। समझ गया बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्या कह रहा है, एक्चुअली यहाँ पे डैश डैश होगा। ठीक है, यहाँ पे डैश डैश होगा, मिस प्रिंटिंग से एक डैश है लेकिन कै गो डैश होगा यहाँ पे। ठीक है, डैश डैश, तो इसका हम पहले आपको आंसर बता दें। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि CRM इज इसेंशियली ए बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर एक्वायरिंग मेंटेनिंग राइट कस्टमर ओवर ए लॉन्ग टर्म। तो CRM का सॉफ्टवेयर का यूज ही इसीलिए करते हैं कि किसी भी कंपनी के बीच और कस्टमर के बीच एक अच्छा तालमेल बना रहे लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, ताकि उससे कंपनी को भी बेनिफिट हो और कस्टमर को भी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द मार्केटिंग मैसेज कमिटेड टू द कस्टमर विशेष इज ए पार्ट ऑफ, तो किसका पार्ट होता है, तो ये होता है आपका यानी कि परमिशन मार्केटिंग का होता है। किसका होता है, परमिशन मार्केटिंग का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अब मान लीजिए जो लोग रिवीजन किए हुए पहले PDF से, उनको ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। अगर आप नहीं किए हैं तो आपको कम समझ में आ रहा होगा, डेफिनेटली ये बात है। ठीक है, तो अभी जो टाइम है खूब रिवीजन कीजिए, मन लगा कर रिवीजन कीजिए। अभी आपके पास 6 दिन है, समझ रहे हैं, 6 दिन। अगर आप 6 दिन में अगर 14 घंटा पढ़ते हैं तो देख लीजिए कितना होगा। एटलीस्ट 14 घंटा तभी आपको पढ़ना ही चाहिए, तो 14 घंटा पढ़ते तो इतना हो जाएगा। 2 दिन में तो आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2, 3, 4 क्वेश्चन भी फंस गया, बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। चलिए अगला देखिए। माइक्रोसॉफ्ट टैगलाइन क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट का टैगलाइन क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बी व्हाट नेक्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी व्हाट नेक्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फुल फॉर्म मतलब एसए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्विस ऑटोमेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्विस ऑटोमेशन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 3 को। देखिए टेस्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जितना अच्छा मानिए कम है। ठीक है, क्या कह रहा है, ए सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड टाइम वेरिएंट नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ द डाटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। तो इसको क्या बोलते हैं, डाटा वेयर हाउस बोलते हैं। डाटा वेयर हाउस में सभी तरह के डाटा भरा पड़ा रहता है, जिसमें आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी देख सकते हैं, टाइम मतलब इंटीग्रेटेड भी देख सकते हैं, टाइम वेरिएंट भी देख सकते हैं। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल भी। ठीक है, तो मतलब ये सब होता है डाटा वेयर हाउस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका 2 नंबर। क्या बोल रहा है कि यानी कि प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंडिंग एंड बिहेवियर अलाउइंग बिजनेस मैनेजर्स टू मेक प्रोएक्टिव नॉलेज ड्रिवन डिसीजन। तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा आपका डाटा माइनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाटा माइनिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर। क्या कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि बाइंग बिहेवियर ऑफ ए कंज्यूमर। ठीक है, मतलब कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर ऑफ ए कंज्यूमर और कस्टमर इज अफेक्टेड बाई, तो किससे अफेक्ट होता है, तो ये ऑप्शन सबसे होता है। जैसे कि कस्टमर का परसेप्शन क्या है, कस्टमर का सराउंडिंग क्या है। ठीक है, उसको एडवर्टाइजमेंट कैसा देखा, तो सब पे डिपेंड करता है। कई बार आप अच्छे चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट भी देखते तभी भी आपको खरीदने लगते हैं। कई बार होता है क्या कि जैसे कि आपका सराउंडिंग जैसा है, मतलब मान लीजिए कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं सबके पास अच्छा गाड़ी है, अच्छा मोबाइल है, अच्छा रहन सहन है, तो सबको तो आपका भी उसी तरह से धीरे धीरे ढलने लगेगा। समझ गया बातों को ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। क्या कर रहा है
कि यानी कि ए इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल कस्टमर। ये जब ये इंडिविजुअल आएगा ना तो इस पर आपको फोकस करना है, इंडिविजुअल कस्टमर और प्रोस्पेक्ट डैट यानी कि एक्सेनेबल एंड करेंट फॉर मार्केटिंग पर्पस सच एज लीड जनरेशन। तो इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते जैसे ये सब जहाँ पे होगा किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर का डाटा जो है वो मतलब एक्सेनेबल होगा, मतलब यूजफुल है वो अभी मार्केटिंग के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कस्टमर डाटाबेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कस्टमर डाटाबेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। क्या कह रहा है कि द मेन ड्रॉबैक ऑफ सीआरएम। तो देखिए सीआरएम का ड्रॉबैक है, इसमें से सभी मतलब तीनों चारों हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको मान लीजिए कि कंसेप्ट पता नहीं चल रहा है तब क्या कीजिएगा, अभी आप इसको याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। अभी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, अगर आपके पास पीडीएफ नहीं शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और इसको देखिए 3-4 बार, और यही चीज़ आएगा आपको टिक लगा करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा देखिए उसका कंसेप्ट नहीं पता चल रहेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन याद है, उसका फॉर्मेट पढ़े तो ऑप्शन छांट करके मार लीजिएगा, आपको काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द मेथड यानी कि द मेथड यूज टू एक्सेस रियल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू एन इंडिविजुअल कस्टमर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्टिव बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कर रहा है कि एट एनी ओकेजन ऑन विच द ब्रांड और प्रोडक्ट इज यूज बाय इंड कस्टमर। तो उसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टच पॉइंट हो जाएगा, कस्टमर टच पॉइंट होगा। कस्टमर टच पॉइंट का मतलब है कि कंपनी पूरा का पूरा कोशिश कर रहा है कि अपने कस्टमर के दिल को जीत के रखे। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 8 नंबर है। क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि डैश डैश। ठीक है, तो हम आपको पहले ही आंसर बताते हैं, चलिए पहले हम क्वेश्चन आपको पढ़ देते हैं उसके बाद ऐसा। हालांकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कंज्यूमर बिहेवियर। तो यहाँ पे पहले फिल करके देखिए, आपको अच्छे से डिफिनीशन एक तरीके से बन जाएगा। तो यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल का या ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्ट बाय यूज एंड डिस्पोज ऑफ द गुड्स सर्विस आइडिया एक्सपीरियंस टू सेटिस्फाइड देयर नीड्स एंड वांट्स। समझ गए बातों को ना। तो मतलब कंज्यूमर बिहेवियर के ही बेस पर ये सब कुछ डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, अगर आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट लगता है तो मैं सबके कॉपी पे लिख के सॉल्यूशन समझाया हूं, तो आपको प्लेलिस्ट ही चेक करना है। समझ गए बातों को। कमेंट बॉक्स में नहीं बताना है कि सर मुझे ये नहीं समझ में, आप क्या बता दिए, क्योंकि मैं सब बता चुका हूं। तो अब किसका काम है वो देखने का, आपका काम है ना। अगर मैं यहाँ पे भी डिटेल बताने लगूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 नंबर का है कि B2B मीन्स क्या हो जाता है, तो बिजनेस टू बिजनेस हो जाता है। क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए यानी कि मेटा डेटा का मीन्स क्या होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा स्टोर इन वेयर हाउस। ठीक है, तो ये आपका आंसर ही हो जाएगा, मतलब इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा स्टोर इन वेयर हाउस। इसका आंसर यही हो जाएगा। जैसे कि आप ऐसे समझिए, एक किताब होता है ना, तो पहला पेज होता है, उसके ऊपर इंडेक्स होता है ना, अंदर में उसका सब बात लिखा रहता है, तो यही मेटा डेटा मीन्स होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका टैग लाइन है, किसका पूछ रहा है, तो रिलायंस जियो का पूछ रहे थे। क्या हो जाएगा, इसका है ऑप्शन ए हो जाएगा, जियो जी भर के जियो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका 12 नंबर। क्या कर रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, कर रहा है एनालिसिस एंड सेगमेंटेशन इंजन प्रोवाइड। तो क्या प्रोवाइड करता है, तो इसका देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब ऑप्शन इसका डी होगा, लेकिन ये भी सही है, यानी कि बिल्ड ट्रस्ट कस्टमर रिलेशनशिप हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है, देखिए बी में आपका कि परफॉर्म बिजनेस एनालिसिस सेगमेंटेशन एंड प्रेडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका जैसे कि हेल्प इन प्रेडिक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल्प इन प्रेडिक्शन, और आपका ऑप्शन डी भी हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के सभी इसमें सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कि अब हम लोग बात करेंगे टेस्ट नंबर 4 का, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये सब क्वेश्चन हम एक्चुअली आपको डिटेल में तो समझा ही चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी इस क्वेश्चन में हम आपको बता देंगे। देखिए कह रहा है कि एक कंपनी है जिसके अंदर कितना, तो 500 कस्टमर है। ठीक है, अब 1 साल के बाद क्या हुआ ना कि 600 कस्टमर हो गया, यही बात कह रहा है क्वेश्चन में। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो पुराना कस्टमर जो 500 था, इसमें से 300 बचा हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है ना कि मतलब सर्वाइवल रेट। तो हम आपको क्या बताएं कि सर्वाइवल रेट, ठीक है, सर्वाइवल रेट और रिटेंशन रेट दोनों क्या होता है, तो बराबर ही होता है। ठीक है, और आपको एक और क्या पूछ रहा है, तो चर्न रेट भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात हम सर्वाइवल रेट निकाल लेते, यानी कि रिटेंशन रेट निकाल लेते। तो क्या होता है कि जितना भी हमारा कस्टमर पुराना बचा हुआ है, तो कितना बचा हुआ है, तो 300, और था कितना स्टार्टिंग में, तो 500, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60% हो जाएगा। तो ये 60% आपका क्या हो गया, सर्वाइवल रेट या रिटेंशन रेट, आप जो भी बोलना है बोल लीजिए। ठीक है, तो चर्न रेट कितना हो जाएगा, तो टोटल मिलाकर के 100% होता है, तो ये चर्न रेट हो जाएगा आपका 40% हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए 60-40 कौन है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2।
2 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, देखिए कुछ क्वेश्चन बड़ा बड़ा है लेकिन आप समझिएगा तो छोटा लगने लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए ना बातों को, जो मैं कहता हूँ सिर्फ उस पर आपको ध्यान देना है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि दिस इज एन XML बेस्ड मेटा लैंग्वेज डेवलप्ड बाय द बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, एज मीन्स ऑफ मॉडलिंग बिजनेस प्रोसेस सच एज XML itself ए मेटा लैंग्वेज विथ ए एबिलिटी ऑफ मॉडल इंटरप्राइजेज डाटा। तो मतलब जैसे कि XML का यूज होता है उसी तरह से बिजनेस में मेटा लैंग्वेज में किसका यूज होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा आपको समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ करके इसको याद रख लीजिए। इसका मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लैंग्वेज होता है। क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा कि थोड़ा सा इरिटेशन होगा, लेकिन उसे इरिटेशन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको देख करके समझ लेना है। देखिए आपका इसीलिए इसके बाद हल्का क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है, समझिए। देखिए टैगलाइन ऑफ ए ओरेकल कंपनी, ओरेकल कंपनी का टैगलाइन क्या है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटीग्रेटेड क्लाउड एप्लीकेशन एंड प्लेटफॉर्म सर्विस हो जाएगा। एग्जाम से 3-4 दिन पहले हम आपको एक वीडियो बना करके देंगे जो आपको 100% देखना है कि एग्जाम में कैसे हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है और कैसे टाइम बचाना है। आपको देखना ही देखना है, मैं फोर्सफुली बोल रहा हूँ, 5 मिनट का वीडियो होगा, उसको आपको देखना ही देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिस इज ए सेंट्रल पॉइंट इन ए इंटरप्राइजेज फ्रॉम विच ऑल कस्टमर कंटेक्ट आर मैनेज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो संपर्क केंद्र बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट सेंटर बोलते हैं। ये कंपनी का ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे सब लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, क्या कह रहा है कि दिस इज ए प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग। जब ये डिवाइडिंग का मतलब बात आएगा ना तो CRM में, तो सीधे आपको सेग्रीगेशन पे यानी कि सेगमेंटेशन पे चले जाना है आंसर लेकर के, ठीक है। चलिए हम पहले आपको पढ़ देता है कि दिस इज ए प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग ए कस्टमर बेस्ड इनटू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट आर सिमिलर इन ए स्पेसिफिक वे रिलेवेंट टू द मार्केटिंग सच है, जैसे कि आपका एज हो गया, जेंडर हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, इन सब के बेसिस पे, हैबिट हो गया, तो इन सब के बेसिस पे हम क्या करते हैं, तो उसको सेग्रीगेशन करते हैं यानी कि डिवाइड करते हैं। समझ बातों को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कस्टमर सेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है, इसलिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन गलत है, तो आपका ऑप्शन ए गलत है। सबसे पहले बात यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि कंज्यूमर कैन बी कस्टमर, नहीं, कंज्यूमर कभी कस्टमर नहीं हो सकता है। कस्टमर वो होता है जिसके अंदर दोनों लक्षण होता है, वो खरीद के लाता है तो बेच भी सकता है और खा भी सकता है, लेकिन कंज्यूमर वो होता है जो सिर्फ अपने यूज के लिए लाता है। सपोज कीजिए आप अपने बिस्किट खरीद के लाएँ, ठीक है, और खाए और दोस्तों को भी खिला दिए, ठीक है, तो आप कौन हो जाए, कंज्यूमर हो गए। लेकिन कोई दुकानदार है जो बिस्किट खरीद के लाया पूरा बैंडल और खा भी रहा है और बेच भी रहता है, वो कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा कस्टमर हो जाएगा। समझ गए बातों को। जैसे कि आप साबुन खरीद के लाए नहाने के लिए, तो नहा लिए, तो आप कौन हो जाएगा, कंज्यूमर। लेकिन दुकानदार लाया तो बेच भी रहा है और नहा भी रहा है उससे, तो वो कौन हो जाएगा, कस्टमर हो जाएगा। तो यही फॉल्स है आपका, ठीक है। कंज्यूमर कभी भी कस्टमर नहीं हो सकता। बाकी ये सही कि कस्टमर कंज्यूमर हो, मतलब बायर हो सकता है, बिल्कुल। अगर कस्टमर है तो बायर तो कर भी ना करेगा। अगला है आपका कि यानी कि कस्टमर कैन भी बायर, ठीक है, कस्टमर है, दुकानदार है, वो बायर हो सकता है क्योंकि वो लाता है ना, कंज्यूमर हो सकता है क्योंकि वो लाता है तो खुद भी कंज्यूम करता है। तो मतलब इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ओनली 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इन ए डेटा माइनिंग दिस इज ए टेक्निक यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर एंड एंटीसिपेट द सीक्वेंस ऑफ चेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी हो जाएगा। फ्यूचर के लिए बात किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, क्या कर रहा है कि दिस इज एन अप्रोच टू सेलिंग गुड्स एंड सर्विस इन विच ए प्रोस्पेक्ट एक्सप्लिसिटी एग्री इन ए एडवांस टू रिसीव द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम, ऑप्शन सी हो जाएगा परमिशन मार्केटिंग। परमिशन मार्केटिंग में क्या होता है कि आप जैसे कैसे होता है ना, कोई सामान मार्केट में लंच होने वाला है, दुकानदार आपको क्या बोलता है, सर आप अपना नंबर दे दीजिए, आते ही हम आपको क्या करेंगे, इन्फॉर्म कर देंगे, मतलब एडवांस में आप परमिशन देते हैं। तो यही होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन होगा यहाँ पे, एगो इनको आप काट दीजिएगा। इन एन इंटरनेट कॉन्टेक्स्ट दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ यानी कि ट्रोलिंग वेब पेज टू इंडिविजुअल यूजर कैरेक्टरिस्टिक और परफॉर्मेंस। जब ये इंडिविजुअल की बात हो रहा है तो आपको सीधे कहाँ जाना है, यहाँ पे आंसर में पर्सनलाइजेशन के ऊपर जाना है, ठीक है। बहुत सारे आपको वर्ड से पकड़ने आना चाहिए जो मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ ये सब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, क्या कर रहा है
कि इन द फुल फॉर्म ऑफ सोट, तो इसका मतलब इसमें ओ का मतलब क्या है, SWOT है, तो इसमें ओ का मतलब क्या है, तो ओ का मतलब हो गया अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाटा अबाउट द कस्टमर एंड देयर रिलेशनशिप विथ द इंटरप्राइज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इंटरप्राइजेज फर्दर सेल्स एंड सर्विस लोअर कॉस्ट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा CRM एनालिटिकल हो जाएगा। देखिए CRM एनालिटिकल में क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं, चीज़ों को, डाटा को जो है पूरा का पूरा पहले एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में सब कुछ निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। क्या कह रहा है कि दिस इज ए ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर गैदरिंग स्टोरिंग एनालाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डाटा हेल्प इंटरप्राइजेज यूजर मेक द बेटर बिजनेस डिसीजन। मतलब बेटर एक बिजनेस डिसीजन लेने के लिए जरूरी जो होता है, ठीक है, तो इसमें किसका मतलब जरूरत है, तो बिजनेस इंटेलिजेंस का होता है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिजनेस इंटेलिजेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो देखेंगे ये टेस्ट नंबर 5 देखेंगे, मतलब 4 तक हो गया, 5 देखेंगे, मतलब आज के वीडियो में हम टेस्ट नंबर 10 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और पार्ट 2 से मैं उम्मीद करता हूं आपका अब रिवीजन धारा प्रवाह चल रहा होगा, नो रेस्ट्रिक्शन, नो फोन कॉल, कुछ भी नहीं है अभी, सबको साइड, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और फोकस ऑन पॉइंट। ठीक है, क्योंकि अभी आपका टारगेट सामने है, 6 दिन के बाद आपके एग्जाम में बैठना है। समझ गए बातों को ना, मतलब आपका टाइम एकदम पिक पॉइंट पे है, जितना दम लगाना है लगा दीजिए। 6 दिन के बाद आप खूब इंजॉय कीजिएगा, लेकिन अभी सब कुछ बंद। समझ गए बातों को, मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ, सब कुछ बंद, सिर्फ रिवीजन। चलिए अगला देखिए, मतलब और जिनको भाई साहब को अगर ये बातें मेरा बकवास लगता है तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है बोलना चाहिए इसीलिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी जब पहले सुनता था ये सब बातें तो मैं इन बातों से मोटिवेट रहता था, इसीलिए मैं भी बोलता हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो सॉरी। ठीक है, चलिए देखिए, लेकिन जिनको अच्छा लगता है, बहुत लोग को अच्छा लग रहा होगा, मेरे को पता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि द टर्म CRM इज क्लोजली रिलेटेड टू। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, तो ये है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ओरेकल सिबल से हो जाएगा। ठीक है, ओरेकल सिबल से रिलेटेड हो जाएगा टर्म CRM। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि इंडिविजुअल हु परचेज गुड्स एंड सर्विस फॉर यानी कि हिज हर पर्सनल यूज इज, तो उसको पर्सनल यूज के लिए हम यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। अभी तो आपको इतना अच्छा से समझाए हैं, तो आप तुरंत मार दिए, किसमें मार दिएगा, ऑप्शन ए में मार दिए, क्या हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि डैश डैश। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर पहले ऑप्शन डी हो जाएगा, मैं इसको साथ साथ समझाता हूँ। देखिए आंसर आपका डी हो जाएगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो जाएगा, जिसको TQM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ए मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एम एट इम्बेडिंग अवेयरनेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। मतलब ये TQM में क्या होता है कि जितना भी इंटरनल प्रोसेस चलता है कंपनी के अंदर ना, उस सब क्वालिटी को मैनेज किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूअस क्वालिटी पे फोकस करता है TQM। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 4 नंबर है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर्स इन्वॉल्व्स लिस्ट इफर्ट व्हाइल मेकिंग द परचेज डिसीजन। मतलब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं करते, सीधे बोलते जाते दुकानदार को बोलते दे दीजिए। तो क्या होता है, रूटीन बाइंग होता है, जैसे कि आपका चावल दाल आटा ये सब हो गया। ठीक है, जैसे कि मतलब जैसे कि आगे हम आपको बताएंगे कि अनरूटीन में कौन होता है कि जैसे कि आप स्पेसिफिक सामान खरीदते, जैसे मोबाइल खरीदे, लैपटॉप खरीदे, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा उस पर इफर्ट डालते हैं डिसीजन लेने में। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि डैश डैश अप्रोच इंटीग्रेटेड द कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस मार्केटिंग एंड द कस्टमर रिलेशनशिप इकोनॉमिक टू एक्सप्लेन द इमरजेंस ऑफ द रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब भी आपको एक ही बात पे ध्यान रखना है क्या कि क्वालिटी मैनेजमेंट, जब भी इस क्वेश्चन में क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करेगा अप्रोच में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एंग्लो ऑस्ट्रेलियन अप्रोच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंग्लो ऑस्ट्रेलियन अप्रोच हो जाएगा। और बाकी सबका सॉल्यूशन क्या है ये हम आपको करा चुके हैं पीछे, जो हम आपको वीडियो दिए एक एक टेस्ट के उसमें। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन 6 नंबर आइडा। सबसे पहले आइडा का आपका फुल फॉर्म याद रखना है कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन होता है। ठीक है, और ये मॉडल जो है डिस्क्राइब द स्टेज, मतलब किस स्टेज को डिस्क्राइब करता है, तो ये आपका कस्टमर यानी कि कंज्यूमर कस्टमर को डिस्क्राइब करता है, जो फनल सिस्टम में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। क्या कह रहा है कि डैश डैश इज ए कोर कस्टमर कंसेंट्रिक बिजनेस स्ट्रेटजी दैट एम्स टू विनिंग एंड कीपिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर। तो इसको क्या बोलते थे, हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्ट्रेटजिक CRM। देखिए स्ट्रेटजिक CRM में क्या होता है ना कि कस्टमर को कंसेंट्रिक बिजनेस माना जाता है। समझ गए बातों को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और यही 4 टाइप के CRM है कि ऑपरेशनल, एनालिटिकल, स्ट्रेटजिक और यानी कि कोलैबोरेटिव CRM होता है। तो ये 4 टाइप के CRM है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मार्क बेनिफो इज ए सीईओ ऑफ, किस कंपनी के सीईओ है, किस सीआरएम कंपनी के सीईओ है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल्स फोर्स ही हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सेल्स फोर्स का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि डैश डैश यानी कि डैश डैश इनेबल द मार्केटिंग फोर्स टू एक्सेस कस्टमर रिलेटेड डाटा फॉर द डिजाइनिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इवेल्युएटिंग टारगेट इफर्ट एंड द कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्केटिंग ऑटोमेशन। ठीक है, ये सब कहाँ होता है, तो मार्केटिंग ऑटोमेशन के अंदर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीआरएम अप्रोच फोकस ऑन ए सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड आईटी प्लेटफॉर्म एंड ऑन एनालिटिकल कॉम्पिटेंसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हार्ड सीआरएम अप्रोच बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हार्ड सीआरएम अप्रोच बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको 2-3 बार सुना हुआ रहना चाहिए, 2-3 बार पढ़ा हुआ रहना चाहिए, तभी एग्जाम में आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट ले पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन एक पीडीएफ में गलत हो गया, अगर आप देख रहे हैं तो मतलब आप पीडीएफ में सही कर लीजिएगा। पीडीएफ में एक्चुअली इसका आंसर ऑप्शन ए लग गया है जो कि गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ अगर देखिए कि एक्चुअली पढ़न जब ये बताते हैं ना तो कहीं 1-2 पॉइंट हो जाता है गलत। डियर मैं चाहता तो नहीं हूँ कितना भी करेक्शन करता हूँ, लेकिन 1-2 पॉइंट अगर कहीं हो जाता है उसको भी मैं बाद में सुधार देता हूँ। तो यही वो क्वेश्चन मुझे मिला पीडीएफ में जो कलर गलती से ये हो गया था, तो आपको इसको सही करके क्या कर लेना है, तो ऑप्शन डी कर लेना, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स हो जाएगा। देखिए हालांकि जो मैं वीडियो आपको पढ़ाया हूँ उसमें सही है, मतलब इस पीडीएफ में सिर्फ गलत कलर हो गया था। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद द हेल्प्स ऑफ यानी कि विद द हेल्प्स ऑफ इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स ए कस्टमर कैन इंटरेक्ट विद द बिजनेस कंप्यूटर बाय द इंटरिंग अप्रोच मेन्यू ऑप्शन। देखिए जैसे कि आपको कहीं कॉल करते हैं ना कस्टमर केयर में, तो आपको नहीं बताता कि सर आप 1 दबाइए, अगर आपको यहाँ जाना है तो 2 दबाइए। तो ये सब क्या होता है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है, ये पहले से प्री रिकॉर्डेड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, तो 12 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सिचुएशन यानी कि सिचुएशन मॉडरेट डैट इफेक्ट द फाइनल कस्टमर एक्सपीरियंस। तो देखिए इसमें से कौन है जो पार्ट नहीं है जो फाइनल कस्टमर के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एटीट्यूड ऑफ द कस्टमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एटीट्यूड ऑफ द कस्टमर हो जाएगा। बाकी जैसे कि स्टोर हो गया, लोकेशन हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये सब इफेक्ट डालता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका टेस्ट नंबर आपका कौन कि अब हम लोग बात करेंगे टेस्ट नंबर 6 के पहला नंबर क्वेश्चन के बारे में। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि द मॉडल डैट सजेस्टेड कंपनी एंड कंपेटेंसी इन 8 एरिया फॉर ए सीआरएम टू बी सक्सेसफुल। तो ये कौन किसके द्वारा ये मॉडल दिया गया था, तो ये आपका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गार्टनर कंपेटेंसी मॉडल है। कौन सा मॉडल है, तो गार्टनर कंपेटेंसी मॉडल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिफ्लेक्ट द सम ऑफ परसीव टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट टू ए कस्टमर। तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कस्टमर वैल्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कस्टमर वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि डैश डैश क्लेरिफाई द क्रिएशन ऑफ द वैल्यू बाय कस्टमर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं नीचे करके दिखा देता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कस्टमर इंगेजमेंट वैल्यू। जितना कस्टमर इंगेजमेंट वैल्यू रहता है उतना वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेन स्टेज इन कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ। देखिए कस्टमर रिलेशनशिप जो साइकिल होता है इसमें मेन स्टेज कौन नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप सेम मतलब प्लेलिस्ट को खोलिए और सेम टेस्ट में जाइए और सेम क्वेश्चन पे जाइएगा, तो वहाँ मैंने डिटेल समझा रखा है, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि ये मतलब सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे मैंने लिख के भी सॉल्यूशन आपको दिया है, तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम बेस्ड ऑन द सिंपल प्रिंसिपल स्पेंड मोर टू गेट मोर। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉइंट प्रोग्राम बोलते हैं। पॉइंट प्रोग्राम में क्या होता है, जितना ज़्यादा खर्च करता है उतना ज़्यादा उसको मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, क्या कर रहा है कि परचेज केयरफुली बेस्ड ऑन द करेंट नीड। तो ये क्या होता है, तो इसमें मतलब इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंजर्वेटिव बाइंग होता है। कंजर्वेटिव बाइंग में हम जो परचेज करते हो केयरफुली करते हैं। ठीक है, करेंट नीड के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है कि डैश डैश इन मार्केटिंग रिसर्च एम्स टू डिस्क्राइब ए लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल और क्वेश्चंस
बाई यूजिंग ए रिड्यूस सेट ऑफ अंडरलाइंग वेरिएबल। अब आपको याद आ रहा होगा कि जब मैं रिड्यूस सेट कहाँ पढ़ाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा फैक्टर एनालिसिस। क्या हो जाएगा? फैक्टर एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, डीप में चीज़ों को स्टडी करते हैं, मतलब छोटा छोटा लेवल पे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 8 है। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8, द विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन सीआरएम। सीआरएम के अंदर पहला स्टेप कौन सा होता है, तो सबसे पहले आप किसी का डाटा कलेक्ट कीजिएगा, तभी ना आइडेंटिफाई कीजिएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ द कस्टमर डाटा। क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ कस्टमर डाटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या करा है 9 में, इन ए सीआरएम सिस्टम इफ द हाइपोथेटिकल रिटेंशन डेट कितना दिया हुआ है, तो 0.5 दिया है। कितना दिया? 0.5 हाइपोथेटिकल रिटेंशन डेट दिया हुआ है। देन द सर्वाइवल रेट एंड ऑफ 2 ईयर। देखिए जब ये यहाँ पे हाइपोथेटिकल लगाएगा ना, इसके मतलब और कोई आपको डाटा नहीं दे रहा है, तो मतलब जितना अभी है उतना ही बाद में भी रहेगा, 2 साल के बाद भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इतना हो जाएगा। क्या? तो ऑप्शन मतलब 0.5 हो जाएगा। सर्वाइवल और रिटेंशन रेट दोनों सेम होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। क्या कर रहा है 10 नंबर, कि देयर आर वेरियस फैक्टर दैट इफेक्ट कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। जैसे कि आपका हो गया इकोनॉमी हो गया, पर्सनल हो गया, कल्चर हो गया, सोशल हो गया, तो उसी तरह से और एक क्या हो गया, तो देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है। कहाँ पे लिखा है? साइकोलॉजिकल फैक्टर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इंक्लूड होता है उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्या कर रहा है कि जैसे कि डैश डैश कुकीज रिमेन्स इवन आफ्टर द वेब ब्राउजर इज क्लोज। जब आप अपना कंप्यूटर बंद कर देते हैं तभी भी उसमें एक कुकीज रहता है, उसको क्या बोलते हैं? तब परमानेंट बोलते हैं। परमानेंट कुकीज आप बंद कर देते हैं तभी भी उसके अंदर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि डैश डैश। देखिए यहाँ पे पहले मैं आंसर बता देता कि क्वेश्चन अच्छा समझ में आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ओपिनियन लीडर। ओपिनियन लीडर आर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस डैट हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर्स। ठीक है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर्स विद देयर नॉलेज एंड एक्सपर्टी। देखिए बहुत सारे ऐसे लीडर होता है, ओपिनियन लीडर होते हैं, जो कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है ना, नॉलेज होता है, जिसके बेसिस पे आपको बताएगा कि ये काम करना चाहिए, आपको ये चीज़ बाय करना चाहिए, तो आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 12 अगला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, मतलब टेस्ट नंबर ये 7 हो गया। ठीक है, 7 नंबर के टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखिए। क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स ए कंपनी रिड्यूस सेल्स प्रमोशंस टू टेक एडवांटेज ऑफ द हेवी कंज्यूमर डिमांड। देखिए किसी भी प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगता है ना, तो वहाँ पे कंपनी एक फ़ायदा उठाता है कि उसके मतलब रिड्यूस कर देता है सेल प्रमोशन में। तो कौन सा स्टेज होता है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रोथ स्टेज होता है। कौन सा? ग्रोथ। और हम वहाँ पे जहाँ सॉल्यूशन दिए हैं, मतलब यूट्यूब पे ही जो प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आपको हम इसका चारों का सॉल्यूशन दिए कि कौन कौन स्टेज होता है, वो सभी बताए हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो एक बार पीछे देख चुके हैं। ठीक है, नहीं तो आपको अगर पीछे नहीं देखे तो ये बहुत कम ही समझ में आ रहा होगा, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। ठीक है, देखिए आपका 2 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस लिस्ट इफर्ट व्हाइल मेकिंग द परचेज डिसीजन। तो देखिए रूटीन बाइंग के जो सामान आप लेते हैं ना, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा इफर्ट नहीं डालना पड़ता है। समझ गए बातों को, डायरेक्ट जाते हैं दुकानदार से आप ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि इन CRM QCI मॉडल स्टैंड फॉर। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्वालिटी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वालिटी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि पुट द फ्लोइंग स्टेप ऑफ कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड। देखिए सबसे पहले बात, यहाँ पे 5 को दिया गया है, तो कह रहा है यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है ना, कि अगर कोई सामान आप खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ को देखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले आपका नीड होना चाहिए, तो पहला नंबर पर आपका ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए, पहला तो नीड हो गया। चलिए हम नीचे करके दिखाते हैं। देखिए दूसरे नंबर पर, तो मतलब पहला पे नीड हो गया, दूसरे नंबर पर जब आपको नीड हो गया पहला, तो दूसरा क्या, इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद तीसरा आप अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन देखते हैं। ठीक है, चौथा आपका परचेज हो जाएगा, और 5वां जो होगा मतलब पोस्ट परचेज होगा नीचे। जब हम नीचे जाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, इसलिए हम आपको पहले बता रहे हैं। देखिए पहला आपका नीड हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा, उसके बाद नीड हो गया तो इन्फॉर्मेशन सर्च कीजिएगा, तीसरा अल्टरनेटिव ढूंढिएगा कि इसके अलावा और कोई है इसके बदले में क्या, उसके बाद आप परचेज डिसीजन लीजिएगा। फिर आप उसके बाद क्या देखिएगा, इस पर नजर डालिएगा कि पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन 5 नंबर का है कि डैश डैश इंश्योर दैट योर सब्सक्राइबर रियली वांट टू रिसीव योर ईमेल बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा स्टेप
टू साइन अप प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डबल ऑप्ट इन हो जाएगा, डबल ऑप्ट इन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि पोस्ट परचेज इवेल्युएशन अंडर द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस अटेम्प्ट टू मेजर द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसका डिग्री मेजर करता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन विथ द प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन विद द प्रोडक्ट, यानी कि पोस्ट परचेज मतलब जो लोग पहले सामान खरीद लिए हैं तो उनको तो एक्सपीरियंस हो गया ना, उसके बारे में कैसा सेटिस्फेक्शन ये पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका डैश डैश, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो जाएगा, मतलब आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कीजिए, आपको अच्छे से सेंटेंस बन जाएगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इज ए मेथड ऑफ द सर्विस डिलीवरी दैट अलाउ डाटा टू एक्सेस फ्रॉम एनी डिवाइस विथ ए इंटरनेट कनेक्शन एंड ए वेब ब्राउजर। ठीक है, तो किसका काम होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना होता है, सास का ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेड टू हैव, यानी कि ट्रिगर, विच ऑफ द फ्लोइंग सेड टू हैव ए ट्रिगर द बाइंग प्रोसेस व्हेन ए पर्सन्स नॉर्मल नीड्स सच है, जैसे कि हंगर हो गया, थ्रस्ट हो गया, मतलब जैसे कि आपको अगर मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी सामान का, एकदम नीड है, तो उसके मतलब किसके अंदर आता है, तो ये आपका आ जाता है ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटरनल स्टिमुली हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक मतलब ज़रूरत हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर एक्सटर्नली जरूरी होगा किसी चीज़ का, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, तो वो सब आपका ऑप्शन बी में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ क्रॉस सेलिंग इज इंक्रीज, मतलब क्रॉस सेलिंग इंक्रीज होता है, उससे क्या होता है कि मतलब आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ता है। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या, कोई दुकानदार है या बिजनेस टीम है, वो आपके साथ ज़्यादा सामान बेच रहा है, तो इसके मतलब क्या, दोनों आदमी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, जिसके वजह से कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन द लेवल ऑफ द कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट विल नॉट बी हाई, मतलब कौन सा ऐसा इसमें से कंडीशन है जिसमें इन्वॉल्वमेंट हाई नहीं होता है कंज्यूमर का, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या है ऑप्शन बी में, देखिए कह रहा है कि द प्रोडक्ट इज सीन एज हैविंग लो पोटेंशियल फॉर द प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होता है जिससे ज़्यादा बेनिफिट कस्टमर को नहीं रहता है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पैन 5 प्रोसेस मॉडल, आपको ये भी ध्यान रखना है कि पैन का कितना मॉडल है, तो 5 गो मॉडल है। मॉडल परफॉर्मेंस असेसमेंट इज ए पार्ट ऑफ, तो किसका ये पार्ट है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, तो ये हो जाएगा आपका एनालिटिकल सीआरएम का पार्ट हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एनालिटिकल सीआरएम का ये पार्ट हो जाएगा। देखिए आपका 12 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एनालिटिकल सीआरएम हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द कंसेप्ट ऑफ अचीविंग मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन फॉर रेज द मार्केट शेयर फोकस ऑन, तो किस पे फोकस करता है, तो जो कुछ भी होता है वो सब के सब कस्टमर आने के ग्राहक पे भी फोकस किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला टेस्ट आ गया, अगला क्वेश्चन है, अगला टेस्ट आ गया 8 नंबर। चलिए देखते 10 तक हम लोग खत्म कर लेंगे क्योंकि इस बुक के अंदर 10 तक है। ठीक है, देखिए आपका 10 नंबर मतलब पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 8 नंबर टेस्ट का कि इन द फुल फॉर्म ऑफ, इसका फुल फॉर्म में ओ का मतलब क्या होता है, तो अपॉर्चुनिटी होता है ओ का मतलब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि कंपनी डैट आर यूजिंग, मतलब यहाँ डैश में क्या होगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा प्रोएक्टिव, यानी कि प्रोएक्टिव सीआरएम आर यूजिंग, कंपनी डैट आर यूजिंग प्रोएक्टिव सीआरएम आर रेजिंग द लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन, मतलब आपको अगर पर्सनल लेवल पे अगर ध्यान रखना है किसी कंपनी को, अगर कोई चाहता है कोई कंपनी कि हम अगर किसी कस्टमर को पर्सनल लेवल पे ध्यान रखना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोएक्टिव सीआरएम का यूज करेगा। जैसे कि आपको मान लीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, अगर आपको मतलब नोटिफिकेशन दबाए हुए तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाता है अपलोड होते ही, तो क्या हो रहा है, आपका पर्सनल केयर किया जा रहा है। तो किसके सीआरएम, कौन से सीआरएम, तो प्रोएक्टिव सीआरएम के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है कि बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन रिलेशंस विथ की कस्टमर सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर इन ऑर्डर टू अर्न द रिटेनिंग देयर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एंड द बिजनेस इज नोन है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा रिलेशनशिप मार्केटिंग बोलते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, किसके बीच में, द सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, इस सब के बीच में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है। क्या कह रहा है
कि सीआरएम सिस्टम जनरेट, तो सीआरएम सिस्टम क्या जनरेट करता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 360 डिग्री कस्टमर व्यू को जनरेट करता है। मतलब पूरे के पूरे अच्छे से कंपनी के लिए भी बेनिफिट होता है और कस्टमर के लिए भी बेनिफिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि कंपनी डेट आर बिकमिंग ए स्किल इन कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट फोकस ऑन, तो किस पे फोकस करता है, तो इसका आंसर आपका नीचे मैं दिखा देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक ही में मैं हिंदी इसलिए लिखा हूँ क्योंकि सिर्फ यही सही है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डेवलपिंग प्रोग्राम टू अट्रैक्ट एंड डिटेन द राइट कस्टमर एंड मीटिंग द इंडिविजुअल नीड्स एंड वैल्यू ऑफ द कस्टमर। ठीक है, मतलब समझे ना कि ये इसलिए मीटिंग करता ताकि अट्रैक्ट करे, मतलब चीज़ों को बताए, राइट कस्टमर को अपने पास लेकर के अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करे। ठीक है, अगर ज़्यादा जरूरत पड़े तो इंडिविजुअल लेवल पे भी मीटिंग कर सकता है कंपनी। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ डैश डैश इज नॉट डन रेगुलरली, अगर ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका कि डाटा डुप्लीकेशन इज नॉट डन रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन में फाइंड इट वेरी एक्सपेंसिव टू मैनेज डाटा। ठीक है, अगर ये रेगुलरली नहीं होता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है ना, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत डिफिकल्टी होता है डाटा को कलेक्ट करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यानी कि कल्चर फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कल्चर फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर्स इंक्लूड्स, तो क्या उसमें इंक्लूड रहता है, तो ये देखिए आपका ऑप्शन ए में क्या है कि मतलब जैसे कि आपका कल्चर हो जाएगा, सब कल्चर हो जाएगा, ठीक है, सोशल क्लास हो जाएगा, तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कर रहा है कि डैश डैश इज ए काइंड्स ऑफ ए स्पीच प्रोडक्शन एप्लीकेशन इट ट्रांसलेट स्टैंडर्ड लैंग्वेज, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। टेक्स्ट टू स्पीच जो होता है एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से स्टैंडर्ड लैंग्वेज को मतलब ट्रांसलेट कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसा आ गया कि जैसे कि आप अगर वॉइस में बोलते हैं तो आपको टेक्स्ट में भी वो दे देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट इन द रिलेशन टू एनालिटिकल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। मतलब एनालिटिकल सीआरएम के लिए ये नहीं होता है, मतलब सम टाइम इसको स्ट्रेटेजिक सीआरएम नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड रिलेशनशिप मैनेजमेंट विथ द एक्सटर्नल स्टॉक होल्डर इन द वैल्यू चेन। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टॉक होल्डर के साथ कौन रिलेशनशिप मैनेज रखता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी मतलब सी हो जाएगा, कोलेबरेटिव सीआरएम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कोलेबरेटिव सीआरएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिर से आ गया जोमेटो का टैगलाइन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नेवर हैव ए बैड मील, इसके पास कभी बैड मील नहीं रहता, ये आप बताना चाह रहा है। ये इसका व्हाट हैपन किसका है, तो ये आपका ट्विटर का हो जाएगा, यानी कि वर्क हार्ड हैव ए फन हिस्ट्री किसका है, तो ये हो जाएगा आपका अमेजन का हो जाएगा, और ये जस्ट डू किसका, तो नाइकी का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि हम पीछे तो आपको सब कुछ बताए किए हैं बार बार रिपीट करके। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ए सेल्स पर्सन हु हैज कस्टमर रिलेशंस सेलिंग प्रोडक्ट इज सेट टू इन्वॉल्व्स इन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका क्रॉस सेलिंग हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्रॉस सेलिंग में क्या होता है कि पहले ही से कस्टमर रिलेशन रहता है, उसको बता करके आप अपना प्रोडक्ट को सेल कर लीजिए, या एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उसके साथ कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर जो टेस्ट है आपका। ठीक है, दोस्तों बोलते बोलते मेरा गला बाज गया। ठीक है, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ बहुत देर से, तो मतलब अब एक टेस्ट और बचा है तो मैं आपको करा ही देता हूँ पूरा का पूरा। देखिए आपका मतलब पहला क्वेश्चन इसका क्या कि सीआरएम इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग रिटेनिंग एंड ग्रोइंग प्रॉफिटेबल, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। जैसे कस्टमर हो जाएगा, वेंडर हो जाएगा, डेबिटर हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्रॉस सेलिंग के बारे में बात करें तो क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है कि सेल मोर प्रोडक्ट विद द एग्जिस्टिंग कस्टमर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। क्या कर रहा है कि B2G, यानी कि B2G का मतलब क्या होता है, B2G मीन्स होता है कि बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है। क्या होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। क्या कर रहा है कि व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द फनल सिस्टम इन सीआरएम, तो देखिए फनल सिस्टम का लास्ट स्टेज क्या होता है, तो देखिए सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अगर ये नहीं रहता ऑप्शन में तब किसके साथ जाना होता है, एक्शन के साथ जाना होता है, क्योंकि हम ये सब आपको प्रीवियस ईयर में सब कुछ पढ़ा चुके हैं प्रीवियस ईयर वीडियो में। ठीक है, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर प्रीवियस ईयर मुझे करवा दीजिए, तो प्रीवियस ईयर तो पड़ा हुआ है, आप लोग देखते ही नहीं, मतलब प्लेलिस्ट को खोलते ही नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो पीडीएफ का जो 21 नंबर टेस्ट का जो क्वेश्चन था ना, 21 नंबर तीनों सब्जेक्ट का, वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। आप लोग का बहुत इंक्वायरी आ रहा है कि मतलब मैसेज कर रहे हैं कि सर ये है ही नहीं, ये टेलीग्राम, क्योंकि जब हम आपको पीडीएफ दिए तो उसका सोल्यूशन बना हुआ नहीं था, तो मैंने बाद में बना करके टेलीग्राम पर डाल दिया। उसका सिर्फ एक टेस्ट है 21 नंबर तीनों का उसका, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। और प्लीज़ मैसेज इतना ज़्यादा नहीं कीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैसेज देखने का टाइम नहीं होता, फिर हम आपको रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे।
देखिए मतलब आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच टाइप्स ऑफ द मेटा डेटा इज हेल्ड इन द कैटलॉग ऑफ द वेयर हाउस डाटाबेस सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ पे रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एल्गोरिथमिक लेवल मेटा डेटा, एल्गोरिथमिक लेवल मेटा डेटा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्रोनॉमी यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है SLA, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि एन ऑपरेशनल CRM सिस्टम, तो इसके अंदर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा यूज टू रन द बिजनेस इन रियल टाइम एंड इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। जैसे कि मान लीजिए कि रियल टाइम में अगर आपको कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बना रहे थे, इसको आप पीछे वाला डाटा से एनालिसिस जरूर करते हैं ना, कि पहले कितना बिका था, उसका रेट कितना था, ये सब एनालिसिस करते हैं ना, तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका किसका, तो रिलायंस जियो का टैगलाइन पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन जियो जी भर के इसका टैगलाइन हो जाएगा। ठीक है, एक और है इसका टैगलाइन जो मैं आपको पीछे बता रखा हूँ 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश डैश, मतलब यहाँ पे डैश डैश होगा। ठीक है, या इज से भी ले सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। डैश डैश इज यानी कि फंडामेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ द पर्सन्स वांट एंड बिहेवियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा। कल्चर के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है कि उसका कैसा बिहेवियर, कैसा वांट है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि प्रोसेस ऑफ मैनेज इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर टू मैक्सिमाइज लॉयलिटी इज सेड टू बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है आपका मतलब प्रोसेस ऑफ मैनेज इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर टू मैक्सिमाइज लॉयलिटी सेड टू बी, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा, इसका आंसर आपका मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको देखिए क्या पूछ रहा है आपका CO ऑफ ट्यूटर। जितना मैंने CO कराया हूँ, देखिए आप और भी अलग से पढ़ सकते हैं, मैं जो कराया हूँ अपने एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग कराया हूँ। आपको और भी जहाँ से लगता है पढ़ना चाहिए वहाँ से बिल्कुल पढ़ सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन है। हम ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन यहीं से आना है। ठीक है, आप जितना पढ़ सकते, ये मेरे तरफ से आपके लिए हेल्प है। ठीक है, इससे आपको जितना हो पाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, और भी आपको लगता है कहीं से पढ़ना चाहिए तो जरूर पढ़िए। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि CO ऑफ ट्यूटर, तो ट्यूटर के CO कौन है, तो जैक डॉर्सी है। कौन है, जैक डॉर्सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है आपसे कि दिस इज एन अप्रोच टू सेलिंग गुड्स एंड सर्विस इन विच ए प्रोस्पेक्ट एक्सप्लिसिटी एग्री इन एडवांस टू रिसीव द मार्केट इन्फॉर्मेशन, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो ये परमिशन मार्केटिंग के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, परमिशन मार्केटिंग, तो ये आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका अभी लास्ट टेस्ट है, CRM का 10 नंबर टेस्ट है, मतलब इस ई बुक फर्स्ट का है। ठीक है, और जो मैं सेकंड दिया हूं उससे आप खुद ही रिवीजन कीजिए, क्योंकि इतना टाइम अब नहीं है कि वीडियो बन करके आएगा, क्योंकि इसमें ही अभी 2 सब्जेक्ट बचा हुआ है मैराथन। ठीक है, तो आप उससे सेकंड पार्ट से आप खुद ही करिए अच्छे से रिवीजन। जो जो चीज़ आपको लगता है मैं सोल्यूशन के साथ इसीलिए दिया हूँ क्योंकि आप बेस्ट रिवीजन कर पाइएगा। समझ गए ना बातों को, मेरा मोटिव ये था कि आप बेस्ट रिवीजन वहाँ से कर पाइए, इसीलिए मैं आपको सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड किया हूँ। तो अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, और 2-3 बार कर लीजिए। जितना आपको टाइम मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। समझ गए बातों को। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या खड़ा है, इसका मैं पहले आपको आंसर बताता हूं ताकि ये समझ में आ जाए, क्योंकि एक छोटा सा डिफिनीशन ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा होस्टेड CRM। देखिए होस्टेड CRM इज एन अरेंजमेंट इन विच ए कंपनी आउटसोर्स सम और ऑल ऑफ इट्स कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट, ठीक है, फंक्शन टू एन एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये समझ गए ना बातों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होस्टेड CRM। अगर डीपली में देखना है तो फिर मैं वही बोलूँगा, आपको प्लेलिस्ट चेक करना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका 2 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोटिवेशन प्रोसेस डैट शुड लीड टू कस्टमर स्पेंडिंग मनी मोर सुपेरियर, मतलब जैसे कि सुपेरियर गुड कहने का मतलब है, या सुपेरियर सर्विस मतलब जैसे कि जितना अच्छा सर्विस लेना चाहता है ना उतने अच्छा ज़्यादा पैसा खर्च करता है, तो इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते अप सेलिंग बोलते। क्या बोलते, अप सेलिंग बोलते, जिससे प्रॉफिट होता है किसको, तो बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अप सेलिंग हो जाएगा। अप सेलिंग में सुपेरियर प्रोडक्ट लेता है और अच्छा पैसा भी देता है ग्राहक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। क्या कर रहा है कि आपसे फुल मतलब ये पूछा जा रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, OLAP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग हो जाएगा। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि इन द बाइंग डिसीजन प्रोसेस विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज यूज फॉर ए पर्सन्स हु फर्स्ट सजेस्ट बाइंग द प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इन्फ्लुएंसर हो जाएगा। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या, जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं ना, तो वही हो जाता है इन्फ्लुएंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश डैश कैन बी डिफाइन एज द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड इंटेलिजेंस टू द टेलीकम्युनिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मैं दिखा देता है, कंप्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग बाइंग प्रैक्टिस कंसिस्ट ऑफ परचेजिंग फ्रॉम मिनिमम पॉसिबल सोर्स। तो मिनिमम पॉसिबल सोर्स से जो कोई भी सामान खरीदता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड बाइंग, और मैक्सिमम से खरीदते हैं तो हम इसको ये बोलते हैं डाइवर्सिफाइड बाइंग बोलते हैं। ठीक है, स्पेकुलेटेड में क्या होता है कि मास प्रोडक्ट खरीदता है, मतलब ज़्यादा सामान खरीदता है, और कंजर्वेटिव में क्या होता है कि कम सामान खरीदता है, केयरफुली खरीदता है। समझ गया बातों को। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका कि कह रहा है कि मतलब 360 डिग्री व्यू ऑफ ईच लीड कस्टमर एंड द अकाउंट टू बी डेवलप्ड थ्रू द मीडियम ऑफ, तो किसके द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी कि सेल्स फोर्स ऑटोमेशन सर्विस हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको डायरेक्ट सेल्स फोर्स ऑटोमेशन भी दिया रहेगा, सर्विस सॉफ्टवेयर नहीं हो लगाएगा, तभी भी आपको आंसर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मतलब जैसे कि देखिए CRM में और सेल्स फोर्स ऑटोमेशन में 360 डिग्री व्यू होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग बाइंग प्रैक्टिस कंसिस्ट ऑफ द मास परचेजिंग एंड रीसेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो मास परचेजिंग हम अभी आपको बताए थे किस में होता है, स्पेकुलेटेड बाइंग में क्या होता है, मास परचेजिंग होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा बल्क में सामान परचेज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 9 नंबर क्या पूछ रहा है कि SIP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है क्या होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन कि सीजन यानी कि सीजन इनिशिएशन प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, सीजन इनिशिएशन प्रोटोकॉल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 10 नंबर की विच ऑफ द फ्लोइंग एस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट फोकस ऑन द ऑटोमेशन इम्प्रूवमेंट एंड इन्हांसमेंट ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, इन्हांसमेंट ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा, ऑपरेशनल CRM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल CRM, तो इसका आंसर आपका ऑपरेशनल CRM हो जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। ठीक है, और अब थोड़ा ही क्वेश्चन बचा हुआ है। 11 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि डैश डैश आर इम्पोर्टेंट टू डेवलप एंड इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग इंटरेक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैंपेनिंग मैनेजमेंट टूल बोलते हैं। देखिए कैंपेनिंग मैनेजमेंट टूल के माध्यम से क्या किया जाता है कि कैंपेनिंग अगर किया जाता है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उसका रिजल्ट देखता है कि कितना इसे सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, सपोज कि किसी भी प्रोडक्ट का मतलब प्रचार प्रसार हुआ तो उसमें कितना वो बिका, वही ना उसका सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, चलिए देखिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बेनिफिट, टोटल बेनिफिट एंड कॉस्ट कंस्टिट्यूट द कस्टमर वैल्यू। इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वही क्या देता है कि आपका कस्टमर वैल्यू देता है। क्या देता है, कस्टमर वैल्यू। ये क्वेश्चन हम पीछे भी इसे रिगार्डिंग आपको बताए थे। तो दोस्तों ये था आपका मतलब CRM का जो मतलब ई बुक जो हम पहला दिए थे, उसका हम सारा क्वेश्चन आपको करा दिए। तो आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार रिवीजन कर लीजिए। इससे भी ज़्यादा डिटेल सोल्यूशन देखना चाहते तो प्ले लिस्ट बना है एक एक टेस्ट का, जो मैंने बहुत अच्छे से वहाँ समझा रखा है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो एक बार आप वीडियो को देखे हुए हैं, तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए उसी प्रोस्पेक्टिव से मैंने बताया हूँ। तो आपका मैं यहाँ पे टाइम थोड़ा भी खराब नहीं किया हूँ। ठीक है, तो आप रिवीजन आप अच्छे से करते रहिए। और देखिए एक और बच गया आपका इकोनॉमी मार्केटिंग का बच गया है, इसको भी मैं सोच रहा हूँ कि करा ही दूंगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पार्ट 2 से रिवीजन आप करते रहिए। ठीक है, और आपको अगर पार्ट 1 से भी करना है तो ऑप्शन नीचे दे रखा हूँ मैं, आप लेकर रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन पार्ट 2 नहीं हो पाएगा, उससे आप रिवीजन जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके पास अब बहुत कम टाइम है। इसीलिए मैं सोल्यूशन लिख के भी आप लोग को दिया। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और अच्छा लगा तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।